हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सुपर फास्ट सीरीज का फाइनल वन शॉट, जिसमें हम सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के बारे में बात करेंगे। यहां पर अर्धचालक के बारे में बात करेंगे, साथ में अर्धचालक युक्तियां भी पढ़ेंगे और अर्धचालक युक्तियों में जैसे डायोड हो गए, फोटो डायोड हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, सौर सेल के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांजिस्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात की जाएगी। और हम लोग यहाँ पर लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका बूलियन व्यंजक कैसे लिखा जाता है और उनकी सततता सारणी हम कैसे लिख सकते हैं। तो आज की क्लास कुल 8 नंबर की है बोर्ड पेपर के लिए, तो इन चीजों को हम रिवाइज करते हैं। आज देखते हैं कि अर्धचालक क्या होते हैं और इनसे जो जुड़ी कुछ चीजें होती हैं उनको कैसे बनाया जाता है। इन जनरल हमें पता होता है कि चालक जो कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, और दूसरे होते हैं इंसुलेटर जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते। तो अगर ये दो हमारे पास होते हैं तो अर्धचालक क्यों पढ़ते हैं, इसका खास मतलब यही होता है कि अगर हमें आवेश वाहकों का कंट्रोल्ड फ्लो चाहिए, नियंत्रित प्रवाह चाहिए आवेश वाहकों का, तो उसके लिए हम अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आज की कि अर्धचालक का उपयोग क्यों किया जाता है, अर्धचालक हम पढ़ते क्यों हैं। तो आवेश वाहकों का नियंत्रित प्रवाह यहां पर होता है। आवेश वाहकों का नियंत्रित प्रवाह होता है। अब आवेश वाहक क्या होते हैं इनके बारे में बात करें तो जैसे किसी चालक के सिरों पर विभव आरोपित किया जाता है, विभवांतर अगर हम आरोपित करते हैं तो उस चालक में धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने का यह तात्पर्य होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बेसिकली, उन पर बल लगता है और उन पर बल लगता है जो क्षेत्र लगाया जाता है उसके विपरीत दिशा में, तो गतिमान होते हैं। तो चालकों में जो आवेश वाहक होते हैं या चालकों में जो धारा प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है, तो इनको कहा जाता है आवेश वाहक। यहां पर हम दूसरे टाइप के आवेश वाहक के बारे में बात करेंगे जिसे कोटर कहते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है ये। तो आज की क्लास में हम पूरा ये रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग देखते हैं कि चालक, कुचालक और अर्धचालक कैसे बांटे जाते हैं। तो पिछली क्लास जब हम लोगों ने स्थिर विद्युतीय पढ़ा था वहां भी चालक, कुचालक, अर्धचालक इन सब के बारे में बात की गई थी कि चालक जो धारा प्रवाहित करवा सकते हैं, अपने से अंदर आवेश का प्रवाह होने देते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं कुचालक, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, अपने अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, कुचालक कहलाते हैं। अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो 0 केल्विन के ऊपर वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है कुछ लिमिट तक वो उनका कंडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती जाती, चालकता बढ़ती जाती है, उसका प्रतिरोध घटता जाता है। तो हम लोगों को यह भी पता है कि अल्फा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर विद्युत धारा में, कि R इज इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा टी। यहां पर अल्फा क्या होता था, ताप गुणांक होता था। तो यहां पर ध्यान ये रखेंगे कि चालकों का अल्फा तो धनात्मक होता था, अर्थात अगर हम ताप बढ़ाते थे तो चालकों का प्रतिरोध घटता था। यहां पर अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे तो इनका जो ताप गुणांक लिखा जाता है वो निगेटिव होता है, मतलब हम ताप बढ़ाएंगे कुछ लिमिट तक तो इनका प्रतिरोध कम होगा, चालकता बढ़ेगी और आसानी से इनके अंदर धारा प्रवाह हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि चालक क्या होते हैं तो कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है इनमें लगभग 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब होता है, जिसको हम लोग लिखा करते थे स्मॉल एन से लिखते थे, स्मॉल एन से लिखते थे। ये होते थे प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ये। तो ये हो गई मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चालकों में लगभग 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब में पाए जाते हैं। यहां पर याद रखेंगे कि इनकी चालकता और इनकी प्रतिरोधकता की रेंज क्या होती है। तो इन जनरल जो चालक होते हैं उनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो 10⁻⁻6 से 10⁻⁸ ओम मीटर की कोटि की होती है, और जो इनकी चालकता होती है वो 10�6 से 10⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि की होती। चालकता और ये प्रतिरोध का जो रेंज है या कोटि है, जो परास है, वो हमें याद रहना चाहिए। कुचालक के बारे में बात करें तो कमरे के ताप पर इनमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है बेसिकली मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व नगण्य होता है, मतलब कमरे के ताप पर इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, और कमरे के ताप पर अगर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये धारा प्रवाह नहीं करवा सकते।
ठीक है। इनके बारे में अगर बात करें कि इनकी चालकता, तो इनकी चालकता होती है 10 की घात -24 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इनकी जो प्रतिरोधकता होती है, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, जो प्रतिरोधकता होती है वो 10 की घात 24 से 10 की घात 10 ओम मीटर होती है। तो ये हो गया चालक के बारे में, ये हो गया कुचालक के बारे में। अब हमें पढ़ना है अर्धचालकों के बारे में, तो उनके बारे में बात करें तो अर्धचालकों में कमरे के ताप पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जाता है स्मॉल n की जो वैल्यू होती है वो इन जनरल 10 की घात 16 प्रति मीटर क्यूब होती है। इनकी चालकता और इनके प्रतिरोधकता के बारे में अगर बात की जाए कि इनकी प्रतिरोधकता और चालकता क्या होती है, तो इनकी प्रतिरोधकता होती है 10 की घात 3 से 10 की घात -4 ओम मीटर, और इनका होता है जो चालकता होती है, ये तो हो गई प्रतिरोधकता, चालकता होती है 10 की घात -3 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये डाटा है कि किस आधार पर हम रो और सिग्मा की वैल्यू के आधार पर हम बांट सकते हैं कि पदार्थ 3 तरह के होते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक होते हैं। इस अर्धचालकों के बारे में यहां पर बात याद रखेंगे कि जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक होता है जिसको हम अल्फा कहते हैं, ये होता है इनके लिए निगेटिव होता है। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इंप्लाइज दैट इनकी सिग्मा बढ़ती जाएगी, चालकता बढ़ती जाएगी। और अगर ये तो अर्धचालकों के लिए हो गया, अर्धचालक होगा तो ऐसा होगा। और अगर यहां पर हम चालकों के बारे में बात करें, चालकों के लिए, तो चालकों के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो साथ में उनका जो सिग्मा होता है वो घटता जाता है, दैट मीन्स यहां रो बढ़ता जाता है, उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है। तो ये भी बात याद रखेंगे। अर्धचालक का प्रयोग हम क्यों करते हैं, अभी हमने बताया कि आवेश वाहक जो होते हैं या आवेश का जो नियंत्रित प्रवाह होता है, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज के लिए इनका यूज किया जाता है। आवेश का नियंत्रित प्रवाह करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। तो ये बेसिक आइडिया था अर्धचालक, कुचालक और चालकों के बारे में, इतनी बात याद रखेंगे। अब अगर इनको हम समझें कि ये इनमें ऊर्जा स्तर कैसे बनते हैं, बैंड कैसे बनते हैं, तो हम लोगों को ये पता है कि अगर यहां पर हम एनर्जी बनाएं और ये आर बनाएं तो कुछ ये एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। अगर कोई सिंगल एटम होता तो कुछ ऐसा बनेगा। तो सिंगल एटम के लिए अगर बात करें कि यहां मान लेते हैं 1s है, तो 1s के अप्रॉक्स यहां पर एनर्जी लेवल आएगा, 2s होगा यहां आएगा, फिर उसके ऊपर जो जाते जाएंगे क्या होंगे, इनकी ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी, तो ये बनता चला जाएगा। इसी तरह को यहां पर इसे हम दिखाए हैं, इसको अलग से दिखाया गया है यहां पर कि जो परमाणु होते हैं, यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि परमाणु में ऊर्जा स्तर है, ये ऊर्जा स्तर है, और यहां पर ठोसों में ऊर्जा बैंड है, ये ठोसों में ऊर्जा बैंड। अब अगर इनके बारे में बात किया जाए कि ठोसों में ऊर्जा बैंड होते हैं, परमाणु में ऊर्जा स्तर होता है, तो इन जनरल ये पता होता है कि जो कोई भी परमाणु होता है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 1s 2s 2p 3s 3p इस तरह से भरे जाते हैं। तो यहां तक देख सकते हैं कि ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, यहां तक भरे गए हैं ठीक से, ऊपर के बाकी के खाली हैं। अब इसी प्रकार के कई सारे परमाणुओं को जब मिलाया जाए, कोई पदार्थ होता तो उसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, मोलों में संख्या होती है 10 की घात 23 के ऑर्डर की। तो अगर यहां पर हम परमाणुओं को आपस में मिक्स कराना शुरू कर देंगे, तो अभी जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, ये U और R का हम लोग जानते हैं, U क्या होता है, U बराबर लिखा जाता है माइनस का K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में R लिखते हैं। दो आवेश होते हैं, यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्लस का ZE माइनस का E, तो ZE स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तब ये माइनस हम यहां पर नहीं कंसीडर करेंगे, अदरवाइज ये माइनस साइन हम कंसीडर करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से अभी बना था, तो एक परमाणु के लिए था। लेकिन अगर बहुत सारे परमाणु होंगे तो उनके साथ क्या होगा, तो बहुत सारे परमाणु होंगे तो उनका कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। यहां पर इसे हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो कुछ ऐसा बनता चला जाएगा। तो यहां तक देख रहे हैं कुछ लिमिट तक, तब तक तो ये दूर है, यहां पर ये कुछ कोई लिमिट है, ये लिमिट तक तो दूर है। ये जैसे यहां तक है कि ये वाले वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस बैंड अभी हम लोग परिभाषित करेंगे कि बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध के निर्माण में भाग लेते हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। अब अगर इसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं, संयोजी बैंड कह रहे हैं,
या संयोजी ऊर्जा, यहां तो संयोजी ऊर्जा स्तर होगा, यहां संयोजी बैंड हो जाएगा। तो अगर ये संयोजी कोष के बारे में अगर बात करें, फाइनल वाला जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो कुछ लिमिट तक तो क्या करेंगे, अलग अलग रहेंगे, लेकिन जैसे मान लेते हैं कोई आधा भरा हुआ होगा, आधा भरा हुआ होगा तो क्या होगा, दूसरे जो परमाणु होंगे उनके आधे भरे हुए होंगे, तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, तो आपस में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण की वजह से यहां पर एक फाइनाइट एनर्जी लेवल में नहीं चले जाते, एनर्जी लेवल के गैप में चले जाते हैं, ऊर्जा के अंतराल में चले जाते हैं। मतलब जैसे यहां पर हम ऊर्जा के स्तर परिभाषित करते हैं, यहां पर ऊर्जा के स्तर में भी दो स्तर होते हैं, एक निम्न स्तर एक उच्च स्तर होता है। जैसे अगर बात किया जाए, ये नीचे वाला स्तर जो है इसे कहेंगे ES, 1S का क्या है, 1S का न्यूनतम एनर्जी लेवल है, मिनिमम है, और इसी तरह से ये जो ऊपर वाला स्तर है E1S का मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, मैक्सिमम एनर्जी लेवल है। तो यहां पर 1s के दो, मतलब 1s के जो इलेक्ट्रॉन थे किसी ठोस के अंदर, वो अब स्प्लिट होकर के ऐसा हो गए हैं कि एक ऊर्जा के अंतराल में चले गए हैं। यहां पर निश्चित ऊर्जा में थे, यहां पर ऊर्जा के अंतराल में चले गए। हम लोग ये भी जानते हैं कि एक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं, तो वो भी यहां पर बात चल रही है। और साथ में कि जो ये ठोस बनाया गया है या ठोस जो बन रहा है, इसमें यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रॉन भरे गए, ऊपर के इलेक्ट्रॉन का जो गैप है वो खाली है। तो यहां पर एम्प्टी एनर्जी बैंड है, एक रिक्त ऊर्जा स्तर है ये, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और यहां पर ये क्या है, भरा हुआ, ये है भरा हुआ ऊर्जा बैंड, यहां पर ये ऊर्जा बैंड है। ध्यान रखेंगे कि ठोसों में बैंड बनते हैं और परमाणुओं में बनते हैं ऊर्जा स्तर, ठीक है। अब एक बात यहां से भी देख सकते हैं कि यहां तक तो ये भरे हुए थे इतनी दूरी तक, अब उसके ऊपर के खाली हैं। तो अगर नीचे के भरे हुए हैं और ऊपर के खाली यहां पर हैं, ये नीचे के भरे हुए ऊपर के खाली हैं, लेकिन यहां पर जब परमाणु आपस में आकर समीप आते हैं तो एक परमाणु दूसरे के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा, दूसरा परमाणु का नाभिक पहले वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है इसके बाद। और ओवरलैपिंग शुरू हो जाती तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर चल पाते हैं, और क्रिस्टल के अंदर चल पाते हैं, इसका तात्पर्य यह है इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो ओवरलैपिंग से पता लग रहा है कि यहां जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। तो जो डायग्राम बनाया गया है बेसिकली धातुओं के लिए बनाया गया है, धातु जो होते हैं उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती तो उनके लिए बनाया गया। अब इनमें एक बात और देख सकते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिस बैंड में ये लाई करते हैं किसी ठोस के अंदर, उसे हम कहते हैं चालन बैंड, चालन बैंड कहा जाता है, कंडक्शन बैंड कहते हैं। और इसके नीचे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बंध निर्माण में भाग लेते हैं, उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड, जिसे कहा जाता है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड होते हैं। हम जानते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती, बंध निर्माण में अगर कोई भाग लेगा तो उसकी ऊर्जा कम होगी, और बंध निर्माण में भाग लेने की वजह से ऊर्जा कम होती है, इसीलिए वैलेंस बैंड नीचे होता है और कंडक्शन बैंड ऊपर रहता है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्शन बैंड। और इनमें यहां से देख सकते हैं कि 1s कितने गैप में स्प्लिट है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर ऊपर के खाली है। अगर यहां कोई पार्शियली फील्ड हो जाए, मान लेते हैं अगर कोई ये ऊर्जा गैप है और ये आधा भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ, तो जो आधा भरा होता है इसमें सबसे ऊपर वाला जो ऊर्जा स्तर होता है इसे हम कहते हैं फर्मी लेवल, फर्मी लेवल कहा जाता है, फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं हम इसे, फर्मी ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ये आंशिक रूप से भरे हुए ठोस के लिए ही परिभाषित होता है, जिनका वैलेंस बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ हो, तभी हम फर्मी ऊर्जा स्तर को परिभाषित करते हैं। अब एक बात यहां से और देख सकते हैं कि जो इनके बीच का गैप है, जो भरे हुए हैं और जो खाली, इनके बीच का गैप, इसी को कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, या हम इसको कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, हम निषिद्ध ऊर्जा अंतराल कहते हैं, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल कहा जाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं इसे। ये भी याद रखेंगे, अलग अलग परमाणुओं के या अलग अलग ठोसों के लिए अलग अलग होती है, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ठोसों में जो होता है
वो ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं। परमाणुओं में एकल जो परमाणु होते हैं उनमें ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। कारण यही होता है कि जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या होगा, उनके इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करना, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं या उनके जो कक्षाएं होती है ओवरलैप करना शुरू करती हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में नहीं बैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस तरह से। इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, इसके आधार पर चालक अचालकों को कैसे परिभाषित करते हैं। तो चालन बैंड के बारे में अगर हम बात करें कि चालन बैंड, ये है चालन बैंड और यहां पर ये दिया गया है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, ये संयोजी बैंड है। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड जब आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, यहां पर नीचे देखो, यहां तक ये जो लाल बना हुआ है रेड कलर से, वो पूरा का पूरा वैलेंस बैंड था, और यहां जो ऊपर बना हुआ है ये कंडक्शन बैंड था, चालन बैंड था। ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है, तो ओवरलैपिंग की वजह से यहां देख सकते हैं कि ये जो भाग है वो ओवरलैपिंग में आया, और ये भाग ओवरलैपिंग में आया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जो यहां पर हम लोगों ने बनाया था कि इलेक्ट्रॉन जो थे ओवरलैपिंग वाले वो फ्री थे, मतलब वहां मूव कर सकते थे वो उतने जोन में, और मूव कर सकते थे। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें अगर हम किनारे इसके वोल्टेज लगाएंगे और जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे और धारा प्रवाह होगा। ठीक उसी तरह से यहां भी है कि ओवरलैप कर रहा है चालन बैंड और संयोजी बैंड, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो चालन बैंड में भी है यहां पर, मतलब यहां पर चालकता जो होती बहुत ज्यादा होती है। हम जानते हैं चालन बैंड में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पदार्थ की या उस ठोस की चालकता उतनी ज्यादा होती है। लेकिन अगर बात किया जाए कि कुचालकों में ये स्प्लिट हो जाते हैं, काफी दूर होता है। यहां पर संयोजी बैंड है, यहां पर चालन बैंड है, इनके बीच का जो ऊर्जा गैप होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक हो पाता है। अब अगर इनको कमरे के ताप पर ऊर्जा सप्लाई की जाए तो यहां पर अगर जो इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है पहले से उपस्थित है, भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां पहुंच भी नहीं पाता। रीजन ये होता है कि कमरे के ताप पर इन इलेक्ट्रॉनों की इतनी ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा नहीं दी जा सकती, जिससे ये चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे। बहुत अधिक ऊर्जा पाकर के एक आध दो इलेक्ट्रॉन वहां चले भी जाएंगे तो उनके चालन से यहां पर सिग्निफिकेंट अमाउंट की करंट नहीं बनेगी, कोई ऐसी करंट नहीं बनेगी जिसे हम कंप्लीटली ऑब्जर्व कर पाए, देख पाए उसे। तो चालकों में इतना ऊर्जा गैप होने की वजह से यहां पर चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से जो कुचालक होते हैं वो धारा प्रवाह नहीं करवाते। बात किया जाए कि अर्धचालकों के बारे में, तो अर्धचालकों के बारे में जो ऊर्जा गैप होता है वो लेस देन होता 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, लेस देन होता 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इन जनरल इसे लिखा जाता है कि ये लेस देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब अगर इतनी कम ऊर्जा है, गैप है, कम है, तो यहां जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस संयोजी बैंड में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कमरे के ताप पर भी ऊर्जा पाकर एक्साइट होकर के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो ये कंडक्शन बैंड में चले गए, और ये कंडक्शन बैंड में जाते ही इनकी चालकता कुछ बढ़ जाती है। इसका तात्पर्य ये है कि ये ऐसा नहीं कि चालक जैसा व्यवहार करने लगते हैं, पर इनमें गुण आ जाता है चालक का। इसीलिए कहते हैं कि अर्धचालक की जो चालकता होती चालकों से कम, कुचालकों से अधिक होती है। ये गैप हमें जो बेसिकली पढ़ना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम पढ़ना है, तो सिलिकॉन के लिए जो ये गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इन जनरल 1.1 और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होंगे अर्धचालकों में, वो आसानी से कमरे के ताप से प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से एक्साइट हो जाएंगे, उत्तेजित होकर के चालन बैंड में पहुंच जाएंगे, जिससे आसानी से अर्धचालक कमरे के ताप पर चालन प्रदर्शित करेंगे। तो ये था बैंड, कि बैंड के आधार पर हम चालक कुचालकों का कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं और विलगित जो परमाणु होते हैं उनमें ऊर्जा के स्तर पाए जाते हैं। यहां पर हम लोगों ने डिवीजन किया था रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के आधार पर, प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पर पदार्थ कैसे होते हैं। यहां ऊर्जा बैंड के हिसाब से समझा कि ये क्या होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्धचालक जो हमें पढ़ना है वो कितने तरह के होते हैं। तो अगर अर्धचालकों का हम लोग डिवीजन करें तो इन जनरल अर्धचालक 2 तरह के होते हैं। तो सामान्यतः अर्धचालक को हम 2 तरह से बांटते हैं। पहले होते हैं शुद्ध या नैज अर्धचालक कहा जाता है। शुद्ध या नैज अर्धचालक का क्या मतलब, यहां पर हम लोगों ने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है, वैसे तो ये होता है टेट्राहेड्रॉन, लेकिन हम लोग बोर्ड के प्लेन में इसे ऐसे बनाएंगे। यहां पर जितने भी सिलिकॉन एटम है दिख रहा होगा कि
कि ये अपने 4 नेबरिंग कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बंधे हुए हैं, सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे हुए हैं। लेकिन अगर हम इन्हें नैज अर्धचालक कहते हैं तो इनमें देखो चालकता आती कैसे है बेसिकली। तो यहां पर हम एक लाइन खींच देते हैं, एक लाइन खींच दी गई, इसे हम नाम दे देते हैं चालन बैंड। चालन बैंड है ये। तो कमरे के ताप पर देखो होता क्या है बेसिकली, जैसे कमरे के ताप पर किसी एक इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा अवशोषित की, यहां से जाकर के यहां पहुंच गया चालन बैंड में, ठीक है। फिर वहां अगल बगल के इलेक्ट्रॉन का जो होता है प्रभाव वो बढ़ जाता है, तो वहां नहीं कहीं दूरी से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहां कहीं पर पहुंच जाता है। तो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो टूटते रहते हैं, और सहसंयोजी बंध टूटने की वजह से इन अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं इनके अंदर चालकता आती है। लेकिन अगर बात किया जाए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां जाता है तो यहां पर होल क्रिएट होता है, बेसिकली यहां पर होल क्रिएट हो जाता है, ये कोई होल क्रिएट हो जाएगा। यहां जो ये होल क्रिएट हो रहा है, अगल बगल का कोई इलेक्ट्रॉन इस होल को जैसे ही भरेगा ये होल अलग ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जैसे कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाता है, तो ये थोड़ी देर के बाद यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और होल यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगर इसके सिरों पर हम विभव लगा देते हैं, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर हम लोग निगेटिव लगा देते हैं, या इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव लगा लेते हैं, जैसा भी लगाना चाहे लगा लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने लगा लिया निगेटिव और उधर लगा दिया पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए हैं, जो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इन पर बल लगेगा और बल जैसे लगेगा ये क्या करेंगे, इस तरफ गतिमान होंगे। और यहां पर अगर हम बात करें कि जो ये होल है, होल की जगह ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, बाकी के इलेक्ट्रॉन जो दूसरे इलेक्ट्रॉन होंगे इस जगह को भरने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर ट्रांसफर हुआ तो अब होल यहां बनेगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, इसे यहां से भर देगा, फिर आगे होल क्रिएट होता चला जाएगा। तो यहां से ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं दाईं तरफ, होल चल रहे हैं बाईं तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनेगी उसे हम IE कहते हैं, और होल की वजह से जो करंट बनेगी उसे हम IH कहते हैं। तो यहां पर नेट रिजल्टेंट जो करंट बनेगी वो दोनों की वजह से बनेगी, इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों की वजह से बनेगी, ठीक है। अब ये शुद्ध अर्धचालकों में जो ये क्रिया हो रही है, बंध टूट रहे हैं, सहसंयोजी बंध, इलेक्ट्रॉन कोटर बन रहे हैं या होल बन रहे हैं, इनमें याद रखेंगे 10⁸ सिलिकॉन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। नंबर देखो कितना कम है, मतलब अगर 10⁸ सिलिकॉन परमाणु हैं तो उनमें से एक सिलिकॉन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई एक सिलिकॉन परमाणु होगा जो अपना एक सहसंयोजी बंध तोड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन होल कोटर बनाएगा, या कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनाएगा। और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां पर सिग्निफिकेंट अमाउंट की करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इतनी अधिक करंट नहीं बना पाएंगे जिसे हम ऑब्जर्व कर पाए। तो ये होते तो चालक हैं, लेकिन कमरे के ताप पर इनके अंदर इतनी चालकता नहीं होती कि इनको हम चालक की तरह इस्तेमाल करें, मतलब हम अपने डिवाइसेस बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत अधिक प्रतिरोध लगाएंगे। तो किया क्या जाता है, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं इनको डोपिंग की जाती है, या इनमें बाहर से कुछ पदार्थ मिलाया जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनकी ये जो क्रिया हो रही यहां पर जो हो रहा है ये तो होता ही रहेगा, साथ में अगर इलेक्ट्रॉन या होल और भी ज्यादा इसके अंदर उत्पन्न हो जाए तो इनकी चालकता और अधिक बढ़ जाएगी, इनको हम यूज कर सकते हैं, इनका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, बहुत आसानी से हम इनको कई जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं युक्तियां बनाने के लिए। तो यहां शुद्ध अर्धचालकों में क्या होता है, जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में 10⁸ सिलिकॉन एटम में से कोई एक सहसंयोजी बंध टूटेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो चालन बैंड में चला जाएगा, कोटर होगा वो क्रिस्टल के अंदर चलेगा। यहां पर बेसिकली होल नहीं चलता, चलते इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हैं कि उनका हमें मूवमेंट दिखाई नहीं देता, गतिमान होते हैं तो उनकी गति हमें दिखाई नहीं देती। पहले देखते हैं, जैसे मान लेते हैं खूब सारे हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये होल पहले यहां था, अब यहां आया, अब यहां गया, अब यहां गया, जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल फिल हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, दूसरी जगह होल बन रहा, लेकिन यहां पर दिखाई दे रहा है या इफेक्टिव हम देख पा रहे हैं कि होल चल रहा है, बेसिकली चलते इलेक्ट्रॉन है। तो हो तो इतना रहा था कि 10⁸ सिलिकॉन परमाणु में से एक सहसंयोजी बंध टूटता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते, सिग्निफिकेंट अमाउंट की करंट यहां पर प्रोड्यूस नहीं हो पाती। तो क्या किया जाता है, इनको बाहर से पदार्थ मिलाकर के हम डोपिंग करवाते हैं।
याद रखेंगे कि जो बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक होते हैं इनको हम डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। आगे हम लोग अभी देखते हैं कि डोप्ड क्या होते हैं। डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं, अपमिश्रित इनको कहा जाता है, अपमिश्रित अर्धचालक होते हैं ये। तो अगर ये अपमिश्रित अर्धचालक होंगे मतलब बाहर से इनमें अशुद्ध मिलाई गई है, तो परिभाषा क्या लिखी जाती है, अपमिश्रण, जिसको हम लोग कहते हैं डोपिंग। तो डोपिंग की डेफिनेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं कि डोपिंग क्या होती है। तो किसी शुद्ध, कोई शुद्ध होगा, शुद्ध अर्धचालक, कोई शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में बाहर से, या कह सकते हैं बाह्य पदार्थ मिलाकर चालकता बढ़ाने की जो क्रिया होती है, चालकता बढ़ाने की जो क्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं डोपिंग। याद रखेंगे कि डोपिंग क्या होती है, किसी शुद्ध अर्धचालक में बाहर से बाह्य पदार्थ मिलाकर के चालकता जो बढ़ाई जाती है, अभी चालकता कम देखी गई, उसको बढ़ाना है तो हम डोपिंग करवाते हैं। बेसिकली जो मिलाए जाते हैं, तो अगर ये सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनमें जो डोपिंग कराई जाती है वो दो तरह के पदार्थों की डोपिंग कराई जाती है। इसमें डोपिंग के लिए 4th ग्रुप के होते हैं, तो इनमें जो डोपिंग कराई जाती है या तो 3rd ग्रुप की डोपिंग कराई जाती है या तो 5th ग्रुप की डोपिंग कराई जाती है। इसमें फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सब की डोपिंग करवा दी जाए, या इसमें एल्यूमिनियम, बोरान, एल्यूमिनियम, इन सब की डोपिंग करवा दी जाए। तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी या पेंटावैलेंट कोई एलिमेंट मिलाया जाता, कोई तत्व मिलाया जाता डोपिंग के लिए, तो यहां पर जो अर्धचालक बनता उसे कहते हैं हम एन टाइप अर्धचालक, और यहां पर जो बनता है उसे कहते हैं हम पी टाइप अर्धचालक। अभी इनके बारे में डिटेल बात करते हैं, अभी यहां पर सिर्फ डिवीजन किया है तो देख सकते हैं ये ऐसा होगा। तो जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बहुत कम होती है। इनहैंस बिहेवियर या उनकी प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, उनमें चालकता का मान बहुत ज्यादा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि बाहर से हम कुछ पदार्थ मिलाएं जिससे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और कोटर जो होते हैं उनकी अधिकता हो और चालकता उनकी बढ़ जाए। तो इन दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहले एन टाइप अर्धचालक के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा एन टाइप के अर्धचालक तब बनते हैं जब डोपिंग पेंटावैलेंट हो। तो यहां पर जो फास्फोरस है पेंटावैलेंट डोपिंग है। इसमें फास्फोरस ने सिलिकॉन के साथ 4 बंध बना लिए, यहां पर एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, दुर्बल बंधित इलेक्ट्रॉन। अगर ये दुर्बल बंधित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं यहां पर आगे क्या होता है, यहां पर चालन बैंड होता है, चालन बैंड होता है। और इनमें जो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, इसको जो ऊर्जा चाहिए होती है वो बहुत कम ऊर्जा चाहिए होती है। यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो जाता है, यहां पर वैलेंस बैंड हो जाता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यहां पर जो डोपिंग का इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो यहां कहीं पर उपस्थित होता है। ये जो गैप होता है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, ठीक है। तो अगर इतना कम गैप होता है, यहां पर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, यहां कहीं पर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एक्साइट होकर यहां पहुंच ही सकता है आसानी से। तो ये है डोनर एनर्जी लेवल, डोनर लेवल है, या हिंदी में लिख लेते हैं इसे दाता ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर कहा जाता है इसे। तो यहां से जो ऊर्जा गैप होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाएगा, फास्फोरस यहां एक है, इसी तरह से कई सारे फास्फोरस परमाणु उपस्थित होंगे सिलिकॉन के क्रिस्टल में। तो जितने ज्यादा होंगे यहां पर उतने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, और जितने ज्यादा यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तो अगर हम यहां पर अप्लाई करते हैं वोल्टेज, अगर अप्लाई करेंगे इसके सिरों पर, यहां पर इसके सिरों पर अगर हम वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज लगाने से जैसे मान लेते हैं इधर पॉजिटिव एंड है, इधर निगेटिव एंड है, तो इलेक्ट्रॉन गतिमान होना शुरू हो जाएंगे दाहिनी तरफ,
ये इलेक्ट्रॉन गतिमान होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात यहां पर और भी याद रखेंगे, जो अभी हम लोगों ने इधर पढ़ा पिछले वाले स्लाइड में, कि शुद्ध अर्धचालक नया अर्धचालक में जो क्रिया होती है वो भी क्रिया यहां पर होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा, ये तो ऐसा चल रहा है, यहां से मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चला जाएगा तो यहां पर एक होल क्रिएट होगा, ये होल की भरपाई मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन ने कर दी तो यहां होल क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आगे की तरफ, होल इधर की तरफ जाएंगे, होल कोटर इधर की तरफ गतिमान होंगे। तो इलेक्ट्रॉन राइट साइड में जा रहे हैं, होल लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर रिजल्टेंट जो करंट बनेगी अब वो बढ़ जाएगी पहले की तुलना में, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इनमें से तो आए ही हैं। यहां पर जो ये क्रिया हो रही थी वो तो था 10⁸ सिलिकॉन परमाणु में से एक सहसंयोजी बंध टूटता था, सहसंयोजी बंध टूटता था। यहां पर लिखना चाहे तो लिख लेते, एक सहसंयोजी बंध टूटता था। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां 10⁴ का ऑर्डर होता है, तो ये तो ज्यादा हो गए और ये वाली क्रिया भी लगातार हो रही, तो करंट जो बनेगी इनकी वजह से भी बनेगी और यहां पर इन होल इलेक्ट्रॉनों की वजह से भी करंट बनती है, जिसकी वजह से जो इनकी चालकता होती है शुद्ध वाले अर्धचालकों की चालकता से काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इस तरह से इनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है बहुत आसानी से। बात किया जाए कि पी टाइप, यहां पर जो फास्फोरस है, फास्फोरस के बारे में बात करें, फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसे कहते हैं हम दाता परमाणु, दाता परमाणु। तो याद रखेंगे अब कि जो एन टाइप अर्धचालक होता है उसमें दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। आगे अगर हम पी टाइप अर्धचालक के बारे में बात करें तो पी टाइप अर्धचालक का मतलब ये होता है इसमें जो डोपिंग की जाएगी वो ट्राईवैलेंट होगी, 3 संयोजी वाले किसी तत्व को मिलाया जाएगा, तो एल्यूमिनियम को मिलाया गया है। अब यहां पर 3 बंध तो इसने बना लिए, चौथा बंध ये बना नहीं सकता क्योंकि उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर होल क्रिएट हो गया और यहां पर वैलेंस सेल तो है ही, ठीक है। तो अगर ये होल क्रिएट हो गया है तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इस होल की भरपाई अगर करना चाहे तो जैसे मान लिया कि होल है, यहां से इलेक्ट्रॉन एक गया और इसने इधर एक होल को फिल किया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा होल को फिल करेगा तो क्या होगा, यहां पर नया होल क्रिएट हो जाएगा और यहां पर होल जैसे ही भरेगा तो देखो एल्यूमिनियम के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इसके ऊपर माइनस आता है, तो माइनस आएगा तो इसे हम कहते हैं ये ग्राही आयन है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ग्राही आयन होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में दाता परमाणु होते हैं। अब ये क्रिया होगी तो लगातार ये कोटर के अंदर चलता रहेगा, एक एल्यूमिनियम एक कोटर बनाएगा, इसी तरह से कई सारे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम होंगे इस सिलिकॉन क्रिस्टल में, जिससे ऐसा होगा। और बाकी जो क्रिया पहले से हो रही वो तो होती ही रहेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां पर पहुंचते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर पहुंचेंगे, इधर की तरफ गतिमान होंगे, होल का जो मूवमेंट होगा वो इधर की तरफ होगा, तो होल का मूवमेंट इधर होगा, इलेक्ट्रॉन उधर चलेंगे, तो यहां पर फिर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उनकी बढ़ जाती है, जो विद्युत चालकता है वो फिर से बढ़ गई, यहां होल क्रिएट होने की वजह से बढ़ी, यहां पर इलेक्ट्रॉनों के क्रिएट होने से बढ़ गई, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, या कह सकते हैं जो आवेश वाहक होते हैं, आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोटर नहीं होंगे, क्रिया हो रही है ये लगातार, जो निज अर्धचालक में होती वो क्रिया हो रही है, तो यहां कुछ मात्रा में होते हैं, कोटर भी रहते हैं। तो एन टाइप अर्धचालकों में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं। यहां पर बात की जाए तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें जो आवेशवाहक होते हैं, आवेशवाहक इन जनरल वो लिखा जाता है कि कोटर होते हैं। आवेशवाहक कोटर होने का क्या मतलब है, आवेशवाहक कोटर होंगे तो इनका मूवमेंट आसानी से करवाया जा सकता है या इनका मूवमेंट आसानी से करवाया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन जो चल रहे होंगे वो कंडक्शन बैंड में चलेंगे, यहां पर जो होल क्रिएट हो रहा वो क्रिस्टल के अंदर चलेगा। ऐसा नहीं कि यहां पर इनके ऊपर कोई टक्करें नहीं होंगी, प्रतिरोध नहीं लगेगा, दोनों जगह प्रतिरोध लगेगा, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मूवमेंट होता है, इफेक्टिव मूवमेंट, वो होल का कंसीडर किया जाता है। होता तो इलेक्ट्रॉन का है क्योंकि चलता होल हमें दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा नंबर में होते हैं वैलेंस बैंड के कि वो हमें दिखाई नहीं देते, या जो संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सहसंयोजी बंध बनाए होते हैं, वो हमें उतने ज्यादा दिखाई नहीं देते। तो पी टाइप अर्धचालकों का जो कंडक्टिविटी होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी या उनकी चालकता से थोड़ा कम रहती है, लेकिन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है निज अर्धचालकों की चालकताओं से दोनों में अधिक होगी। आगे हम लोग बात करते हैं पीएन संधि डायोड के बारे में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पी क्षेत्र और एन क्षेत्र क्या होते हैं। तो पीएन संधि डायोड कैसे बनाया जाता है,
जब किसी शुद्ध, सबसे पहले बात करें सिलिकॉन का क्रिस्टल है, शुद्ध सिलिकॉन है, यहां पर शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इसमें दो तरह से डोपिंग की गई, ए नंबर और बी नंबर। एक में मिलाया गया त्रिसंयोजक, एक में मिलाया गया ट्राइवैलेंट मिलाया गया, दूसरे में मिलाया गया पेंटावैलेंट मिला दिया गया। तो ट्राइवैलेंट मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, पी टाइप मिलेगा हमें, और जब हम पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, एन टाइप मिलेगा। अभी हम लोगों ने देख लिया। यहां ट्राइवैलेंट के उदाहरण में बात करें तो एल्यूमिनियम हो सकता है, बोरान हो सकता है, और यहां पेंटावैलेंट में बात करें तो फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है। इन सब के बारे में बात करते हैं। तो एक शुद्ध अर्धचालक में दो तरह की डोपिंग करवाई गई। अब इन दोनों को लाकर के मिला दिया गया। दोनों को लाकर के मिलाएंगे तो यहां पर एक संधि बनती है जिसको हम कहते हैं पीएन संधि। ये ऐसा बन गया। अब पीएन संधि में पी क्षेत्र को एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और इधर जो क्षेत्र बन रहा है इसको वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये जो संयोजन बन के आता है इसी को हम कहते हैं पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड कहा जाता है इसे, पीएन संधि डायोड हो गया। इस तरह से काम करता है। तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में एक तरफ ट्राइवैलेंट और दूसरी तरफ पेंटावैलेंट की डोपिंग की जाती है, फिर उनको लाकर के मिलाया जाता है, तो जो संधि बनती है उसको हम कहते हैं पीएन संधि, और उन दोनों टर्मिनल को बाहर निकाल लिया जाए तो जो डिवाइस बनती है, युक्ति जो बनती है, उसे हम कहते हैं पीएन संधि डायोड। इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। यहां पर अगर इसका हम सर्किट सिंबल देखें तो देख सकते हैं सर्किट में इसे इस तरह से दिखाया जाता है। पीएन संधि डायोड को कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये पी क्षेत्र होता है, एन क्षेत्र होता है। ये है पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। इसके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं आइडियल डायोड के लिए। फॉर आइडियल डायोड, अगर आइडियल डायोड होगा या फिर आदर्श जो डायोड होगा तो याद रखेंगे कि इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं स्विच के लिए। आइडियल जो डायोड होता है उसका उपयोग हम स्विच के लिए कर सकते हैं। अभी जब हम इसके बायसिंग पढ़ेंगे तो कि कब ये अग्र अभिनत में होता है, कब पश्च अभिनत में होता है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, तो एक आइडियल डायोड को हम एज अ स्विच मान सकते हैं कि ये स्विच की जैसा बिहेव करता है। सबसे पहले बात किया जाए कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत कैसे बनती है। तो हम लोगों ने भी देखा कि जो पीएन संधि बनाई जाती है, यहां पर दोबारा से बनाते हैं हम उसे, कि जो पीएन संधि बनाई जाती है एक तरफ पी होता है, दूसरी तरफ एन होता है। तो यहां पर ये पी क्षेत्र हो गया, ये एन क्षेत्र हो गया। यहां पर सबसे अधिक मात्रा में कौन होते हैं, तो पी क्षेत्र में हम जानते हैं क्या होते हैं, तो कोटर होते हैं। तो कोटर हो गए, ये कोटर हो गए। साथ में इनके क्या होते हैं, ग्राही आयन भी होते हैं। ये कोटर हो गए, ग्राही आयन है। ये कोटर है, ये इनके ग्राही आयन हो गए। ठीक है। उसके बाद में बात किया जाए दूसरी तरफ क्या होता है, तो एन क्षेत्र में हम लोगों को पता है यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और साथ में दाता परमाणु होते हैं। इलेक्ट्रॉन है, दाता परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, दाता परमाणु है। ये ऐसा हो रहा है, यहां पर दाता परमाणु है। तो कुछ इस तरह का सीन रहता है पी और एन क्षेत्र में। अब अगर बात किया जाए पी क्षेत्र के होल इधर चलना शुरू करें, ठीक है, और ये जो एन क्षेत्र के होल है जहां पर ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, जहां पर ये बन रहा है हमारे पास, जहां इनका जो संधि बन रही है, यहां पर जो संधि बन रही है ये क्या है, पीएन संधि है। इस संधि के पास में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होल की तरफ, मतलब पी क्षेत्र से होल गतिमान होंगे, इधर से चलेंगे होल, कोटर चलेंगे, इधर से चलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इसमें है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गतिमान होना शुरू होंगे। तो जब होल और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होंगे या कह सकते हैं संयोग करेंगे, तो संयोग करने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में संयोग करेगा, ये कोटर इस इलेक्ट्रॉन के साथ अगर संयोग करेगा तो यहां पर क्या उत्पन्न होगा, यहां पर माइनस है ही, तो यहां पर ये है होल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा। होल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जाने से ही तो उत्पन्न होता है। तो होल के ऊपर प्लस ई चार्ज होता है, प्लस का ई चार्ज। तो अगर इनके ऊपर प्लस ई चार्ज, इनके ऊपर माइनस ई चार्ज, एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ ऐसा होगा, जब ये इधर की तरफ बढ़ेगा, ये इधर की तरफ बढ़ेगा, दोनों कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के साथ यहां पर माइनस और ये प्लस बनेंगे। तो माइनस और प्लस बनेंगे, फिर यहां पर सेम माइनस और प्लस बनेंगे,
यहां पर माइनस बनेगा, यहां पर प्लस बनेगा, इस तरह से बनते चले जाएंगे। और एक जो माइनस प्लस यहां पर बन रहे हैं, ये जो माइनस प्लस वाली लाइन यहां पर बन रही है, वो लाइन बनने की वजह से इसमें ऐसा देख सकते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इस दिशा में एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया EI, जिसे कहते हैं इंटरनल आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है। ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण P क्षेत्र और N क्षेत्र आपस में क्या होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो डिप्लेशन लेयर का काम ये होता है किसी भी पीएन संधि डायोड में कि P क्षेत्र और N क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होल होते हैं उनको आपस में संयुग्मित नहीं होने देते हैं, उनको सेपरेट करके रखते हैं। अब इनके बारे में अगर बात करें कि ये तो अवक्षय परत बन गई, लेकिन अवक्षय परत बनने से यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया और साथ में यहां पर एक वोल्टेज भी बन गया, वोल्टेज भी बन गया। तो इस वोल्टेज के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो इसकी बायसिंग से समझ सकते हैं कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके अग्र अभिनत के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि अभी यहां पर अवक्षय परत बन गई, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस बन गए हैं। अब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो P को जब हम पॉजिटिव और माइनस को N के साथ कनेक्ट करते हैं तब हम कहते हैं कि जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, अग्र अभिनत में चालित होगा। और अग्र अभिनत में चालित होगा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले जो अंदर वाले क्षेत्र, जो यहां पर अंदर क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा उसकी दिशा यही होगी EI की दिशा। लेकिन जो बाहर से हम लोगों ने बैटरी लगाई है वो तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल बनाएगी, इधर नेगेटिव टर्मिनल बनाएगी, जिसकी वजह से जो इसमें फील्ड बनेगा बाहर का वो इधर बनेगा, E एक्सटर्नल फील्ड बनेगा, वो राइट साइड की तरफ बनेगा। अब होगा क्या इनके साथ, देखो यहां पर एक्सटर्नल फील्ड बाहर की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ बनने से जो कोटर होंगे उन पर बल लगेगा राइट साइड में, तो इन पर बल लगेगा राइट साइड में, ठीक है, और इन पर बल लगेगा राइट साइड में, आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन पर बल लगेगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो क्षेत्र के विपरीत बल लगेगा। अब होगा क्या, यहां से ये होल कंबाइन हो जाएगा इस नेगेटिव आयन के साथ, ठीक है, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएगा इस दाता परमाणु धनावेशित परमाणु के साथ, मतलब धनावेशित आयन के साथ। तो जब ये दाता परमाणु ग्राही आयन से इलेक्ट्रॉन और कोटर संयोग करना शुरू करेंगे तो अगर ये बगल वाले कंबाइन होंगे तो देखो ये वाला पोर्शन हट जाएगा यहां से, और ये जब इलेक्ट्रॉन आकर के यहां पर कंबाइन होंगे इस पॉजिटिव आयन के साथ में तो ये वाला पोर्शन यहां से कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पहले वैद्युत क्षेत्र था वो अब कम हो गया। इसी तरह से बैटरी का वोल्टेज तो है ही ज्यादा, बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होगा तो बाकी के जो ये इलेक्ट्रॉन है ये भी आएंगे, इनसे कंबाइन होंगे, इनसे कंबाइन होंगे, ये कंबाइन हो जाएंगे। इसी तरह से यहां के कोटर आएंगे यहां पर कंबाइन होने के लिए, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये अवक्षय परत क्या होगी, धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी, पतली पतली होती होती खत्म हो जाएगी। और जैसे ये खत्म होगी उस समय पर क्या होगा, कोटर इधर से गतिमान होना शुरू होंगे और चालित होकर के इधर चला आएगा। अब एक बात यहां पर ये समझ में आती है कि जब यहां से कोटर चलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, मान लेते हैं एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन जाकर के डिफ्यूज हुए, तो यहां पर क्या होगा, कोटर की कमी होगी, इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो उसी समय पर क्या होता है, यहां पर जो P क्षेत्र होता है, P क्षेत्र में एक सहसंयोजी बंध टूटता है, एक सहसंयोजी बंध टूटता है, और सहसंयोजी बंध जब टूटेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। इलेक्ट्रॉन जो बनता है वो इस रास्ते से चलना शुरू कर देता है, इस रास्ते से चलना शुरू करता है और बैटरी में प्रवेश करता है, और जो होल बनता है वो गतिमान होता है। ठीक उसी समय बैटरी यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है और आगे की तरफ बढ़ता है और जाता है, उसकी जगह ले लेता है जो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी। तो इस तरह से ये काम करता है अग्र अभिनत में। तो अगर अग्र अभिनत का हम ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। शुरुआत में क्या होता है, बहुत कम करंट तो रहती ही है, ऐसा 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 रहता है, बहुत कम करंट रहती है। उसके बाद अचानक से करंट बढ़ती है। तो जिस वोल्टेज पर ये करंट बढ़ती है उसे हम कहते हैं नी वोल्टेज। यहां पर क्या लिखते हैं हम इसे, नी वोल्टेज लिखते हैं, नी वोल्टेज लिखा जाता है। मतलब कि नी वोल्टेज क्या होता है कि जो विभव प्राचीर होता है, हिंदी में शायद इसे कहते हैं, कि जो अवक्षय परत होती है, अवक्षय परत बनने की वजह से जो इसमें दाता परमाणु ग्राही आयन है उन्होंने आंतरिक जो क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है उसकी वजह से यहां पर कुछ वोल्टेज बनेगा, या कह सकते हैं विभवांतर बनेगा। उस विभवांतर के बाद से करंट इसमें डायरेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगी, उससे पहले करंट की वैल्यू बहुत कम रहने वाली है, ठीक है, ना के बराबर। अगर इसे पश्च अभिनत में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, देखो अगर हम लोग पश्च अभिनत के बारे में बात करें तो ये हो गया हमारे पास पीएन संधि डायोड, यहां पर बनी थी अवक्षय परत,
और अवक्षय परत में कौन से थे, तो इधर हम लोगों ने देखा था एन साइड में पॉजिटिव आयन है और पी साइड में निगेटिव आयन है। तो पी साइड में हो गए हमारे पास निगेटिव आयन और यहां पर क्या हो जाएंगे, निगेटिव आयन पहले और बना लेते हैं। यहां पर पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन बने हुए हैं। अब बैटरी को जब इसके साथ जोड़ा जाता है रिवर्स बायसिंग के लिए, तो बैटरी इस तरह से जोड़ी जाती है। पी क्षेत्र है, यहां पर पी क्षेत्र है, तो इसमें क्या होते हैं, तो माइनस होगा, यहां पर कोटर होंगे, माइनस होगा कोटर होंगे, माइनस होगा कोटर होंगे, ये माइनस होगा, यहां कोटर होंगे। यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, धनावेशित आयन होंगे, दाता परमाणु। यहां पर ऐसा होगा, यहां पर ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। अब अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं इस तरह से, यहां से देख सकते हैं पी क्षेत्र को माइनस टर्मिनल और एन क्षेत्र को प्लस टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पहले से जो क्षेत्र उत्पन्न था वो इस दिशा में था EI, ये माइनस तो ये माइनस हो गया, ये प्लस तो ये प्लस हो गया। अब बाहर से जो हम लोगों ने क्षेत्र लगाया ई एक्सटर्नल, वो भी इसी दिशा में लगेगा, मतलब नेट रिजल्टेंट जो फील्ड था वो इसी दिशा में काम करेगा। तो अगर इसी दिशा में काम करेगा तो इससे होगा क्या, दरअसल कि एक्सटर्नल फील्ड है, इलेक्ट्रॉनों पर विपरीत बल लगाएगी, तो इलेक्ट्रॉन यहां से दूर शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, होल क्या होंगे, इसकी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये इधर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आगे वाले दाता परमाणु के जो ग्राही आयन होगा उसके साथ अगर ये रिकम्बाइन होंगे तो यहां पर क्या होगा, माइनस बनेगा, फिर यहां माइनस बनेगा, यहां माइनस बन जाएगा, और साथ में यहां पर इलेक्ट्रॉनों की वजह से प्लस 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 बनते चले जाएंगे। तो देखो अब डिप्लेशन लेयर बढ़ गई। इसी तरह से डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर अवक्षय परत बढ़ती जाएगी, यहां पर जो विभव होगा वो विभव का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। विभव का मान अधिक बढ़ जाने की वजह से इस अवस्था में जो होती है धारा लगभग में शून्य रहती है, ठीक है। लेकिन जो माइनर चार्ज कैरियर होते हैं, जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, उनकी वजह से छोटी सी करंट रहती है, जिसको हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, उत्क्रम संतृप्त धारा कहा जाता है उसे। तो पश्च अभिनत में इस तरह काम करता, अग्र अभिनत में इस तरह काम करता है। यहां पर डिप्लेशन लेयर छोटी होती जाती है, यहां पर डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाती है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें इसका जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, यहां पर क्या होता है, यहां पर हम लोगों ने देखा कि इधर है करंट, इधर है वोल्टेज, तो ये कुछ इस तरह से चलता रहता है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। उसके बाद में अगर हम बहुत अधिक वोल्टेज लगा देते हैं तो यहां पर ब्रेक डाउन हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। तो यहां पर जो वोल्टेज होता है इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। ब्रेक डाउन दो तरह का होता है, याद रखेंगे ब्रेक डाउन, एक तो होता है जेनर ब्रेक डाउन और एक होता है एवलांस ब्रेक डाउन। एवलांस ब्रेक डाउन होता है। जेनर ब्रेक डाउन कब होता है इसके बारे में बात करें तो अगर डायोड हाईली डोप्ड होता है, अति अपमिश्रित, बहुत ज्यादा अगर डोपिंग की गई हो तब के लिए बात करते हैं, तो हाईली डोप्ड होना चाहिए। और दूसरी बात है कि एवलांस के लिए कंडीशन ये है कि ये मॉडरेट डोपिंग होना चाहिए, सामान्य अपमिश्रण होना चाहिए, सामान्य अपमिश्रण होना चाहिए। तो अगर सामान्य अपमिश्रण होता है तो जो भंजन होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसे हम कहते हैं एवलांस, और दूसरा होता है जेनर। जेनर में डोपिंग बहुत अधिक होती है, ठीक है। अब आगे बात किया जाए कि इसका IV कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाया जा सकता है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले सर्किट बनाया हुआ है। यहां PN संधि डायोड है, इसके पॉजिटिव एंड को P से कनेक्ट किया गया, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस होगा, अग्र अभिनत में काम कर रहा होगा। और यहां पर एक वोल्ट मीटर भी लगाया गया जो इसकी रीडिंग पढ़ेगा। यहां मिलीमीटर लगा क्योंकि मिली एम्पियर ऑर्डर की इसमें करंट बहती है। यहां पर फॉरवर्ड रिवर्स बायस के बारे में बात की, यहां माइक्रो एम्पियर के बारे में बात हुई। तो इसका जो IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है पूरा कंप्लीट बनाया जाए दोनों को मिलाकर के, फॉरवर्ड और रिवर्स, तो यहां तो हो जाएगा करंट, यहां पर वोल्टेज है, ये है वोल्टेज, और इसमें होता है करंट। यहां करंट लिखी जाती है मिली एम्पियर में, इधर जो करंट रहती है वो लिखी जाती है माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। शुरुआत में क्या होता, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो फॉरवर्ड बायस होता उसमें स्टार्टिंग में करंट क्या होती, बहुत कम रहती, फिर अचानक से करंट आगे बढ़ती है। तो यहां पर होता है हमारे पास नी वोल्टेज, अंदर जो अवक्षय परत बनाती है वोल्टेज, उस वोल्टेज को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ बाहर से वोल्टेज देना पड़ता है, उसी को नी वोल्टेज कहते हैं। उसके बाद ये करंट आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर बात किया जाए यहां पर
कि इसके आगे इधर क्या होता, तो इधर क्या होता, रिवर्स सैचुरेशन करंट तो रहती ही है, इनके साथ रिवर्स सैचुरेशन करंट रहती ही, लेकिन अगर वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए तो यहां पर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये वोल्टेज वो है जिस पर ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है। अभी हमने बात किया कि जेनर और एवलांस ब्रेक डाउन दो होते हैं। तो जेनर हाईली डोप्ड के बारे में बात करता है, एवलांस जो होता है वो कम डोपिंग होती तब के लिए काम करता है। तो ये दो के लिए हम इस तरह से ग्राफ खींचते हैं, सर्किट पेपर में बनाना है। फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है हम लोगों ने बात अभी की, और रिवर्स बायसिंग में कैसे काम करता है यहां पर हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल बात की। ये फॉरवर्ड बायस का था, डिप्लेशन लेयर जो बनती है वो छोटी होती चली जाती है। यहां पर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि डिप्लेशन लेयर बनती कैसे है। और उत्क्रम अभिनत के बारे में जब हमने बात की तो बताया कि उत्क्रम अभिनत का मतलब पी को माइनस और एन को प्लस टर्मिनल के साथ बैटरी के जोड़ा जाता है, तो डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाती, जिसकी वजह से जो करंट होती वो बहुत कम रहती। लेकिन अगर वोल्टेज का बाहर से जो आरोपित वोल्टेज अगर उसका मान बहुत अधिक कर दिया जाए तो यहां पर ब्रेक डाउन हो जाता है और अचानक से करंट बढ़ जाती है। ठीक है, यहां पर ये याद रखेंगे। ये हो गया। अब यहां पर सबसे बोर्ड का जो थियरी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो यहीं से शुरू होता है पेपर के लिए। पीएन संधि डायोड भी इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं, लेकिन यहां पर ये जो सर्किट बनाया गया है काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि दिष्टकारी होते क्या हैं। तो दिष्टकारी को ऐसे याद रखेंगे, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं उनको हम दिष्टकारी कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है, दिष्टकारी कहा जाता है। तो अगर हम पीएन जंक्शन डायोड की सहायता से दिष्टकारी बनाना चाहते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग एक स्रोत लेते हैं, एसी स्रोत हो गया, फिर उसको हम जोड़ देते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के साथ। मतलब जो ये स्रोत है उसके टर्मिनल को हम पहले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के साथ जोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर का एक एंड कनेक्ट होता है डायोड के साथ, जो बचा हुआ यहां पर दूसरा एंड है ट्रांसफार्मर का, उसको लोड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जब यहां से पल्स चलती है, एसी की पल्स जब आगे सप्लाई जाती है तो यहां क्या होता है, मान लेते हैं कि पॉजिटिव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव साइकिल के बारे में अगर बात करेंगे तो यहां पर करंट कुछ इस तरह से मान लेते बन रही, इधर बन रही करंट, तो इधर करंट बनेगी, इसकी वजह से यहां पर मान लेते करंट इस तरफ बन रही। तो करंट अगर इधर की तरफ बनेगी तो इसमें होगा क्या दरअसल यहां पर कि जो P और N होगा, P में करंट एंटर कर रही, P में अगर करंट एंटर कर रही तो हम कहेंगे ये अग्राभिनत में काम करेगा। यहां पर शॉर्टकट में याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं कि सर्किट ऐसा होता है, यहां पर ऐसा होगा, ये P क्षेत्र होता है, N क्षेत्र होता है। करंट अगर इधर से इधर की तरफ जा रही तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है, अग्राभिनत में काम करता है। लेकिन अगर यहां पर डायोड कुछ ऐसा हो, ठीक है, और ये P क्षेत्र है, ये N क्षेत्र है, करंट इधर से आ रही होती तो करंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 रहती है। ये रिवर्स बायस में काम करता है, उत्क्रम अभिनत में काम करता है, ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, तो यहां पर सर्किट हम लोगों ने बनाया है कि पूर्ण तरंग अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे काम करता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी का मतलब जो प्लस और माइनस की साइकिल बन रही है एसी की, उसकी एक तरंग को क्या करता है, ये दिष्टिकृत करता है, मतलब डीसी में कन्वर्ट करता है। दूसरी जो होती है उसको दूसरे को कन्वर्ट ये नहीं कर पाता। यहां पर जो IRMS अगर यहां पर IM लिखा जाए तो यहां पर जो एवरेज वैल्यू मिलती है I एवरेज, उसे लिखा जाता है IM बाई पाई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जो IRMS मिलता है उसे लिखते हैं हम IM बाई 2। ये फार्मूला है, याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं कि जो आउटपुट में मिलता है हमें उसकी एवरेज वैल्यू ये होती है और यहां पर आरएमएस वैल्यू IM बाई 2 होती है। दिष्टकारी के रूप में ये काम करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो दिष्टकारी का ये परिपथ था, बनाना चाहे पेपर में तो डायरेक्ट बनाएंगे और उसके बाद में लिखेंगे। पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है, इसके लिए आवश्यक परिपथ बनाया गया, नीचे बनाया गया है। परिपथ बनाएंगे, फिर इसकी कार्यविधि लिखेंगे। कार्यविधि में क्या लिखना है, तो कार्यविधि में लिखना है कि जब इसकी ट्रांसफार्मर जो यहां पर हम यूज कर रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि वोल्टेज को हमें घटाना होता है। तो जब यहां एसी सप्लाई दी जाती है तो धनात्मक अर्धचक्र में डायोड चालित होता है, जिससे कि हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। लेकिन जब रिवर्स बायस में डायोड जाता है, मतलब जब नेगेटिव साइकिल इसके पास होता है, ऋणात्मक अर्धचक्र जब इस डायोड से पास होता है, तो उस केस में इधर करंट फ्लो होना चाहती है, लेकिन इस तरफ करंट फ्लो हो नहीं सकती क्योंकि डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो वहां पर देखो हमें 0 मिल रहा है। उसके बाद जब दूसरा धनात्मक अर्धचक्र आएगा तो फिर हमें आउटपुट में वैल्यू मिलेगी। तो ये प्लस प्लस हमें मिलता चला जाएगा। निगेटिव वाले को क्या करता है, ये यहां डायोड अपने अंदर रख लेता है। तो डायोड के लिए जो ये बनाया जाता है अलग होता है, और जो आउटपुट और इनपुट सिग्नल के लिए हम बनाते हैं ग्राफ, वो अलग बनाया जाता है।
तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में डायोड कैसे काम करता है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में काम करवाना चाहें, यहां पर याद रख सकते हैं ये पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। लोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज लिया जाता है, यहां इस एंड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज लेते हैं, ये उसकी वेव फॉर्म बनाई गई है, ठीक है। वहां पर इनपुट है, यहां पर आउटपुट है। बात करते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए जो आवश्यक परिपथ होता है वो यहां पर बनाया गया है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में डायोड काम कैसे करता है। तो सबसे पहले वही यहां एसी की सप्लाई दी गई, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल्स के साथ इसे जोड़ा गया। सेकेंडरी कॉइल को दो अलग अलग डायोड के साथ जोड़ा गया, एक एंड को एक डायोड के साथ, दूसरे एंड को दूसरे डायोड के साथ। ट्रांसफार्मर का जो थर्ड होता है, तीसरा पॉइंट, उससे और इन दोनों डायोडों को मिला करके यहां पर देखा कि ये आरएल हम लोगों ने कनेक्ट किया है। तो अगर ये चालित होगा, मान लेते हैं डायोड D1 है, D1 अगर डायोड चालित होगा तो D1 के चालित होने से करंट इधर बनेगी, करंट इधर जाएगी, फिर करंट इधर जाएगी, फिर इधर करंट जाएगी, मतलब पॉजिटिव बनेगा ये, और यहां पर निगेटिव बनेगा, ठीक है। ड्रॉप ऐसे दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब अगर बात किया जाए कि जब ये इधर वाला चालित होगा, ये D2 मान लेते हैं, अगर D2 चालित होगा तो इसकी वजह से करंट इधर बनेगी, ये करंट इधर बनेगी, ये इधर बनेगी, करंट इधर जाएगी, मतलब ये भी प्लस पोलैरिटी ही बनाएगा। इसका मतलब लोड के अक्रॉस, या कह सकते हैं लोड के सिरों पर जो वोल्टेज मिलने वाला है वो एक ही ध्रुवता रखता है, ध्रुवता नहीं बदल रही, ऐसा नहीं प्लस माइनस हो रहा, एक ही ध्रुवता रख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में अगर ये चालित होता, मान लेते हैं D1, तो नेगेटिव में D2 चालित होगा, फिर D1 चालित होगा, फिर D2 चालित होगा। इसका मतलब यहां पर दो तरंग का जो चक्र था, यहां एसी जो स्रोत हम लोगों ने जोड़ रखा था, उस तरंग में दो चक्र थे, एक धनात्मक था, एक ऋणात्मक था। तो धनात्मक वाला और ऋणात्मक वाला दोनों यहां पर दृष्टिकृत हो जा रहे हैं, इससे हमें कांस्टेंट डीसी मिलती चली जाए। वैसे फ्लक्चुएटिंग डीसी है, कांस्टेंट डीसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कैपेसिटर यूज करते हैं। वो सर्किट हमारे सिलेबस में नहीं, तो हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है। तो यहां पर D1 D2 यहां D1 D2 D1 D2 इस तरह से चालित होंगे और आउटपुट में वोल्टेज हमें मिलता चला जाएगा। तो ये होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। और यहां पर बात किया जाए कि ये जो ग्राफ बनाए गए, तो ये आउटपुट वोल्टेज का है, आउटपुट वोल्टेज यहां पर हमें दिखाना है, और वहां पर जो बनाया गया है ये इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, और यहां पर जो बना है वो आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है। डायोड अग्र और पश्च अभिनत में अगर हमें आते हैं तो इसका फिगर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और याद भी इन्हें बहुत आसानी से हम रख सकते हैं। तो ये था डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ये था डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि डायोड का IV कैरेक्टरिस्टिक वक्र कैसे खींचा जाता है, पेपर में कई बार पूछा गया, तो खींचा कैसे जाता वो तो पता होना चाहिए। ब्रेकडाउन कब होता है, नी वोल्टेज क्या होता है, कि कितने मिनिमम वोल्टेज तक इसके अंदर करंट नहीं आती, फॉरवर्ड बायस में भी, क्योंकि इंटरनल वोल्टेज कुछ रहता है, उसको पहले 0 होता है, उसके बाद में करंट फिर आगे की तरफ बढ़ती है। पेपर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यहां पर दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि फोटो डायोड क्या होता है, तो फोटो डायोड इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि जब अवक्षय परत जो होती है, पीएन संधि डायोड जो काम करता था अभी हमारे पास, उसकी जो अवक्षय परत होती है उसके ऊपर अगर कुछ विकिरण आकर के आपतित होते हैं, तो विकिरण में ऊर्जा होती है और ऊर्जा अवशोषित होकर संधि पर जो बंद होते हैं, शास्त्री जी बंद होते हैं, वो बंद टूटते हैं, जिसकी वजह से क्या होती, करंट बनती है। इन जनरल बात किया जाए कि इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो प्रकाश सिग्नलों के संसूचन में उपयोगी है। ठीक है, तो प्रकाश सिग्नलों का अगर संसूचन करना होता है कि प्रकाश सिग्नल आकर किसी सरफेस पर गिर रहे हैं, तो उसके लिए हम फोटो डायोड का उपयोग कर सकते हैं। बात किया जाए कि डायोड काम कब करता है, तो डायोड ये फॉरवर्ड बायस में भी काम करता है, और रिवर्स बायस में भी काम करता है। फॉरवर्ड बायस में काम करता है तो इसकी वजह से ज्यादा करंट यहां बन नहीं पाती, लेकिन जब रिवर्स बायस में काम करता है तो करंट बहुत ज्यादा बनती है। तो इन जनरल दोनों के बारे में बात करते हैं। जैसे यहां पर जो जोड़ा गया है, इसको देखा जाए तो सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, एक फोटो डायोड लिया है, फोटो डायोड को कंसीडर किया है, एक लोड के अक्रॉस जोड़ दिया है और बैटरी यहां पर जोड़ रखी है हम लोगों ने। बात किया जाए कि ये रिवर्स और फॉरवर्ड बायस में काम कैसे करता, तो यहां पर जो हम लोगों ने सर्किट बनाया है, इसमें माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, मतलब इसको हम रिवर्स बायस में ऐड किए हुए हैं। अगर इसको रिवर्स में जोड़ा जाए या फॉरवर्ड में जोड़ा जाए
तो इन जनरल जो इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। सबसे पहले हम इधर बात कर लेते हैं कि इधर करंट है, यहां पर ये करंट होती है और इधर होता है ये वोल्टेज। तो हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में जब काम करता है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट बनती फिर ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनाते हैं, छोटी सी करंट बनती, कम करंट बनती है, यहां पर आई की वैल्यू कम होती है, जिसको हम कहते हैं इन जनरल डार्क करंट। डार्क करंट होता है। डार्क करंट का मतलब ये होता है कि यहां पर जो करंट बन रही है विदाउट किसी रेडिएशन के बन रही, मतलब यहां पर लाइट इंसिडेंट नहीं हुआ है, लाइट इंसिडेंट नहीं हुई है, जिसकी वजह से करंट बन रही है। लेकिन अगर इस सरफेस के ऊपर आकर के इलेक्ट्रॉन मतलब विकिरण आकर के गिरे हैं सतह के ऊपर, यहां पर है, यहां पर विकिरण आकर के गिर रहे हैं संधि के ऊपर, तो संधि पर जब विकिरण आकर के गिरेंगे तो संधि के पास समीप जो सहसंयोजी बंध होंगे वो टूटेंगे, सहसंयोजी बंध टूटेंगे और यहां पर क्या किया गया है, ये माइनस है, या फिर इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, यहां पर ये माइनस है और ये है प्लस टर्मिनल, फिर माइनस, ये प्लस टर्मिनल, इस तरह से बनाया गया है। यहां पर ये पी क्षेत्र है, यहां पर ये एन क्षेत्र है। तो जब संधि पर गिरेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन और कोटर बनेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो बनेगा वो काम क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की ये कोशिश रहेगी, ये प्लस है तो ये प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलना शुरू करेंगे, कोटर इधर की तरफ चलना शुरू करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर शुरू हो जाएगा, कोटर का मूवमेंट इधर शुरू हो जाएगा। तो अगर ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर उत्पन्न हो रहे हैं वो एन क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं और पी से जो कोटर उत्पन्न हो रहे हैं वो पी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से यहां पर क्या होगा कि ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव कोटर पर रिपल्सन का फोर्स लगा रहा था, जिसकी वजह से जो यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट जो आ रही थी वो यहां पर करंट बढ़ जाती है। तो अब अगर ये वैल्यू देखी जाए तो कुछ इतनी हो जाती, अलग अलग तीव्रता के ऊपर अलग अलग यहां पर वैल्यू निकल के आती। तो जो ये करंट होती है इसे कहते हैं डिफरेंट टाइप, लाइट करंट कहा जाता है, इसे लाइट करंट कहते हैं, ये विकिरण की वजह से आती, इसका मान रिवर्स सैचुरेशन करंट से ज्यादा होता है। तो सौर जो फोटो डायोड होता है वो इसी तरह पे काम करता है कि जब उसकी अवक्षय परत के ऊपर जो पारदर्शी अवक्षय परत होती उस पर किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आकर आपतित होगा, विकिरण आकर के गिरेगा, तो वो क्या करेगा, सहसंयोजी बंध तोड़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे। इलेक्ट्रॉन और होल विभिन्न दिशाओं में गतिमान होंगे, जिसकी वजह से जो पहले करंट बनती थी फॉरवर्ड रिवर्स बायस में वो अब करंट बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं फोटो डायोड अब काम कर रहा है। तो फोटो डायोड काम तो फॉरवर्ड बायस में भी करता है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वो रिवर्स बायस में देखने को मिलता है। तो ये था फोटो डायोड के बारे में। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में हम लोग यहां पर बात करें, पहले डिटेल बात करते हैं। प्रतीक तो यहां पर बना हुआ कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसमें विकिरण आकर के आपतित हो रहे हैं, यहां से विकिरण उत्सर्जित होंगे। विकिरण कैसे उत्सर्जित होंगे इनके बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने जो वोल्टेज अप्लाई किया है फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ध्यान रखेंगे किसमें काम करता है, तो ये काम करता है अग्र अभिनत में, अग्र अभिनत में काम करता है, अभिनत फॉरवर्ड बायस में काम करता है। और फॉरवर्ड बायस में काम करता है तो अगर हम इसे फॉरवर्ड बायस में जोड़ें तो क्या होगा, तो हम लोगों ने भी देखा पीएन संधि डायोड में जब फॉरवर्ड बायस में इसे जोड़ा जाता है, यहां पर ऐसा होता है, यहां पर होते हैं होल, ये होल इधर की तरफ चलना शुरू करते हैं, ठीक है, यहां पॉजिटिव एंड बनाया जाता है, कुछ ऐसे जोड़ा जाता है इनको। फिर यहां पर होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो इधर चलना शुरू करते हैं कुछ इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलना शुरू करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अवक्षय परत कम होती चली जाती है और ऐसा होता है। अब यहां से एक बात ये ध्यान रख सकते हैं कि जब वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, यहां पर जब डोपिंग हो जाती है, डोपिंग के बाद में क्या होते हैं, सहसंयोजी जो बैंड होता है और जो चालन बैंड होता है वो क्या होते हैं, बहुत पास आ जाते हैं, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित कहां होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं यहां से उत्सर्जित हुए, यहां से विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं। विकिरण तो तभी उत्सर्जित होते हैं जब ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा कहां से निकलेगी, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से कहां आना शुरू कर देते हैं, संयोजी बैंड में आने लगते हैं, संयोजी बैंड में आने लगते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, बाहर से हम लोगों ने बैटरी लगाया, बैटरी लगाने से क्या होगा, बंध टूटेंगे,
तो इससे क्या होगा कि चालन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी बैंड में आने लगेंगे, क्योंकि बंद टूटेंगे तो सहसंयोजी बंद टूटेंगे, और सहसंयोजी बंदों की भरपाई करने के लिए या उनकी जगह लेने के लिए चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिससे उस बंद को दोबारा बनाएंगे। तो चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में आएंगे। इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये होता है चालन बैंड, ये होता है संयोजी बैंड। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है तो उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तो उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो यहां से क्या होगा, विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होगी जो लाइट के फॉर्म में हमें दिखाई देती है। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं, ये तो डिपेंड करता है इस विड्थ के ऊपर कि विड्थ कितनी रखी जाती है, तो अलग अलग कलर हमें दिखाई देते हैं। तो एलईडी का उपयोग भी हम करते हैं अलग अलग कलर उत्पन्न करने के लिए। तो जो स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं ये भी एक एलईडी स्क्रीन ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सौर सेल क्या होते हैं। तो सोलर सेल के बारे में अगर बात किया जाए तो सोलर सेल को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये सौर ऊर्जा को, यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं, तो ये परिवर्तित करते हैं विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यहां पर होता है क्या है, तो यहां पर एक फिगर बनाया गया है जिसमें देखते हैं कि जो एन है, एन क्षेत्र ऊपर रखा गया, पी क्षेत्र नीचे है और नीचे मेटालिक कोटिंग की गई है। तो विकिरण आकर के आपतित होते हैं इस एन की पतली परत के ऊपर, वो क्या होते हैं, इस पी एन संधि तक पहुंच जाते हैं। ये विकिरण आकर के आपतित होंगे और ये जो परत होती है, यहां पर ये जो परत है एन क्षेत्र की जो परत होती है, एन क्षेत्र जो परत है, ये परत बहुत पतली होती है और बहुत पतली परत होने की वजह से जो इनकी ऊर्जा होती है वो कहां पहुंच जाती, संधि पर पहुंच जाती है। और संधि पर पहुंचने से क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। वहां पर फिगर हम लोगों ने दिखाया भी है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, होल चलते हैं इस टर्मिनल की तरफ, राइट साइड में चलना शुरू करेंगे और इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे लेफ्ट की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं तो उधर नेगेटिव टर्मिनल बनता है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। और यहां पर जो हम लोगों ने लोड रेजिस्टेंस ले रखा है, लोड रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस क्या होगा, करंट शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करता है और जब इसकी पतली एन क्षेत्र सतह पर विकिरण आपतित होता है, विकिरण आपतित होता है, विकिरण आकर के आपतित होगा तो क्या होगा, विकिरण आकर आपतित होता है तो इसमें क्या बनता है, एक विद्युत वाहक बल बन जाता है, एक ईएमएफ बनता है, जिसको हम कहते हैं फोटो वोल्टाइक ईएमएफ, और इस क्रिया को फोटो वोल्टाइक इफेक्ट कहा जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा जो होती है इस सिद्धांत के आधार पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही, तो सोलर सेल का ये काम होता है। तो इस तरह से हम सौर सेल को पढ़ सकते हैं। इस तरह से प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में बात की गई, यहां पर फोटो डायोड के बारे में बात की गई। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि संधि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। तो ट्रांजिस्टर एक प्रकार की जो अर्धचालक युक्ति से बनी, एक अर्धचालक पदार्थों से बनी एक युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयोग की जाती है और वोल्टेज को कम प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध, यहां पर याद रखेंगे, वोल्टेज को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पर ट्रांसमिट करती है ट्रांजिस्टर। अब अगर बात किया जाए इसकी रचना कैसे की जाती है, तो इसका रचना दो तरह से की जाती है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, एक एन क्षेत्र लिया इधर, ठीक है, यहां पर दूसरा एक एन क्षेत्र लिया, ये भी एन क्षेत्र है, और इसके बीच में सैंडविच के रूप में यहां पर लिया जाता है पी क्षेत्र। तो यहां पर ये रचना हो गई। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि एक इधर पी क्षेत्र लिया जाए, दूसरा इधर पी क्षेत्र लिया जाए और बीच में सैंडविच के रूप में यहां पर बीच में कौन उपस्थित हो, एन हो। तो ट्रांजिस्टर की रचना इस तरह से की जाती है। यहां पर बेसिकली देख पा रहे हैं हम लोग कि जो ये ट्रांजिस्टर बन रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको नाम दिया जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं हम इसे। और ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। इनका जो सर्किट में परिपथ देखा जाता है, परिपथ कैसा बनता है, तो यहां पर कुछ इस तरह से इनको बनाया जाता है परिपथ के अंदर, कुछ इस तरह से। अगर हम बात करते हैं, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। यहां पर भी हम बात करेंगे एमीटर बेस कलेक्टर के बारे में। तो एमीटर में अगर करंट जाती है तो ये बनता है पीएनपी
प्रवेश करती है पीएनपी, और यहां पर इसे हम ऐसे बना सकते हैं बाहर की तरफ, ये ऐसा। यहां पर करंट क्या है, बाहर निकल रही मान लेते हैं, ये एमीटर में करंट बाहर की तरफ आ रही निकल रही, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इस तरह से परिपथ में इन्हें बनाया जाता है। अब बात कर लिया जाए कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ये मतलब इसमें जो संग्राहक और ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्सर्जक के बारे में। उत्सर्जक को हम एमीटर कहते हैं, ई। इसमें याद रखेंगे इसकी डोपिंग बहुत हाई होती है, डोपिंग उच्च रखी जाती है। डोपिंग उच्च रखने की वजह से इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं, आवेशवाहक चार्ज कैरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। चार्ज कैरियर का मान बहुत ज्यादा होता है। इसकी कंसंट्रेशन या कह सकते हैं इसमें जो आवेशवाहक होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहती है। इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो अभी इन सबके क्षेत्रफल के बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेस की जो डोपिंग रखी जाती है वो सबसे कम होती है, बहुत थिन होती है, थिन प्लेट होती है, मतलब बहुत कम गैप रहता है। और यहां पर इसे थिन रखने के साथ साथ में इसकी जो डोपिंग होती है वो मॉडरेट लेवल पर रखी जाती है या सबसे कम रखी जाती है, कम रखी जाती है। और जो यहां पर कलेक्टर होता है, कलेक्टर का जो एरिया होता है सबसे ज्यादा होता है, एरिया सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां से जो यहां पर ये है कलेक्टर, यहां पर ये कलेक्टर है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर कंबाइन होते हैं कलेक्टर में जाकर, जो संग्रहित करता है चीजों को, वहां पर एरिया ज्यादा होगा तो हीट रिलीज बहुत आसानी से हो सकती है, ऊष्मा बहुत आसानी से उत्सर्जित हो सकती है, तो कलेक्टर होता है। सबसे अधिक डोपिंग किसकी होती, उत्सर्जक की होती, फिर उससे कम कलेक्टर की, और सबसे कम बेस की होती है। सबसे बड़ा आकार किसका होता है क्षेत्रफल में, तो कलेक्टर का होता है, फिर उत्सर्जक का होता है, और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम होता है बेस का। तो ये ध्यान रखेंगे ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरे होते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। उनके सर्किट सिंबल भी हम लोगों ने बनाए। इनका हम वर्गीकरण कर लिए कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर कितने तरह का होता है। अब हम लोग बाकी बात करते हैं कि इसका एक्शन कैसे किया जाता है, मतलब ये एक्शन कैसे होता है, एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर एक फिगर कंसीडर किया है हम लोगों ने कि यहां पर एक बैटरी जोड़ी गई है, दूसरी बैटरी जोड़ी गई है। अब यहां पर दोनों स्विच ओपन कर दिए गए, दोनों स्विच अगर ओपन कर दिए जाएं तो यहां पर ये अनबायस्ड रहेगा, ये अनबायस्ड रहेगा, ना रिवर्स बायस होगा ना फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसकी वजह से यहां पर कोई करंट नहीं बनेगी, ना ही एमीटर की कोई करंट बनेगी, ना ही कलेक्टर में कोई करंट बनेगी। ठीक है, इससे बेस में भी कोई करंट नहीं आएगी। बात किया जाता है कि इस स्विच को हम बंद कर दें और ये खुला रखें। तो अगर इस स्विच को बंद कर दिया जाए, स्विच को खुला रखें, तो क्या होगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव एन से कनेक्ट हो जाएगा, और इसका जो पॉजिटिव है वो क्या होगा, पी से कनेक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट होने के साथ में यहां पर क्या होगा कि नेट रिजल्टेंट करंट अब बनने शुरू हो जाएगी, क्योंकि पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस समय पर ये कैसा काम कर रहा होगा। तो पहला पॉइंट ये था कि स्विच S1 और S2 दोनों क्या थे, ऑफ थे। S1 तथा S2 दोनों क्या थे, ऑफ थे। अब की बार हम लोगों ने क्या किया, बी पॉइंट में S1 को क्लोज कर दिया और S2 अभी भी ऑफ है, S2 अभी भी ऑफ है। तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस में काम करने लगेगा। तो फॉरवर्ड बायस में काम करने की वजह से यहां पर IE करंट कुछ बनेगी। ठीक है, तो IE करंट बनेगी। इधर वाला स्विच ओपन ही है तो यहां पर कोई करंट नहीं बनेगी। तीसरा केस अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये स्विच ओपन ही रखते हैं, यहां पर जो ये स्विच है हमारे पास, इस स्विच को ओपन ही रखते हैं, ये स्विच क्लोज कर देते हैं इस बार। तो यहां पर इस तरह से, यहां पर तो देखो IE बराबर IC था, बराबर 0 था। यहां पर हमारे पास क्या निकल के आया था, IE करंट निकल के आ रही थी, जो कि किसी करंट I1 के बराबर थी। यहां पर C पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो C पॉइंट में क्या है, S2 को बंद किया गया, S1 को खोल दिया गया। तो अब क्या होगा, देखो N को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया गया है, रिवर्स बायस में जाएगा, और रिवर्स बायस में होने की वजह से यहां पर रिवर्स सैचुरेशन करंट बनेगी, जिसे हम कहते हैं यहां पर कलेक्टर में IC करंट जा रही होगी। तो इस तरह से ये तीन कंडीशन होती है मेन, जिन पर ये काम करता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर यहां पर हम लोगों ने लिया था, जब ये ओपन रहता है, अनबायस्ड रहता है, एक को क्लोज किया जाए, दूसरे को ना क्लोज किया जाए। तो एक को क्लोज करेंगे तो यहां पर पहला फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, दूसरा उस समय ओपन सर्किट रहेगा। फिर दूसरे वाले स्विच को जब बंद करेंगे तो दूसरा क्लोज सर्किट में चला जाएगा। तो पहला जो उधर वाला भाग होगा, यहां पर इसे हम कहते हैं
एमीटर, इसे कहते हैं बेस, इसे कलेक्टर कहा जाता है। तो एमीटर बेस जो बनेगा यहां पर जंक्शन, वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि S1 यहां पर खुला होगा और यहां पर S2 जब बंद होगा तो यहां पर करंट फ्लो करेगी, जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहेंगे। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि कैसे होती, कार्य कैसे करता है, तो इसके जब भी कभी इसके एन और पी क्षेत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो एन क्षेत्र में हम लोग जानते हैं बहुसंख्यक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर ये बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन यहां पर उपस्थित हैं तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि यहां पर एक वोल्टेज लगाया गया, पॉजिटिव नेगेटिव है, यहां पर ये नेगेटिव पॉजिटिव है। इसके आधार पर कौन किस अभिनत में काम कर रहा है तो बात करते हैं। ये होता है हमारे पास एमीटर, ये होता है हमारे पास बेस और ये होता है हमारे पास कलेक्टर। तो अगर एमीटर बेस कलेक्टर हमारे पास ये बने हुए हैं तो हम इनसे कह सकते हैं कि ये माइनस और ये प्लस है, तो पी वाला सिरा प्लस से जोड़ा गया, इसका मतलब है कि यहां पर ये जो दोनों होंगे जंक्शन, ये किस में काम कर रहे होंगे, तो फॉरवर्ड बायस में काम करेंगे, अग्र अभिनत में काम करेंगे। और अग्र अभिनत में डायोड चालित होता, हम लोगों ने भी पढ़ा था। फिर उसके बारे में अगर बात किया जाए इधर वाले के केस के, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड के साथ जोड़ा गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड के साथ जोड़ा जाएगा, तो ये जो काम करेगा वो रिवर्स बायस में काम करेगा। अब अगर बैटरी के सारे स्विच ऑन कर दिए गए तो क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा आगे की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे की तरफ जाना शुरू करेंगे। लेकिन यहां से ये देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे, पी क्षेत्र में कुछ कोटर होंगे, उन कोटरों से कुछ तो कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन ही है। तो बहुसंख्यक अगर आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू करेंगे। कुछ होंगे जो यहां पर पी क्षेत्र में कोटर के साथ कंबाइन हो जाएंगे, कोटर के साथ कंबाइन होंगे, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर बेस करंट कुछ बनेगी। लेकिन यहां से ये देख सकते हैं कि ये आगे जाएंगे क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, तो संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आगे की तरफ जब बढ़ेंगे वहां एन क्षेत्र की तरफ, तो उससे क्या होगा, यहां पर कुछ कोटर भी होंगे, कोटर चल रहे होंगे। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के बारे में भी बात की जाती है, ऐसा नहीं कि उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ यहां पर कंबाइन हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए देखो यहां पर ये जो बैटरी लगाई गई उसकी पोलैरिटी हम लोगों ने पॉजिटिव रखी, तो अगर इधर पॉजिटिव पोलैरिटी है तो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा और आगे की तरफ आएंगे। इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से आएंगे तो यहां पर क्या होगी, कलेक्टर करंट ऊपर की तरफ जाएगी, बेस करंट यहां पर ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे। और फाइनली क्या होगा, यहां पर एमीटर करंट बनेगी जो नीचे की तरफ फ्लो कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऊपर की तरफ हो रहा होगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में क्या है, एन क्षेत्र में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पी क्षेत्र की तरफ चलते हैं, कुछ होल के साथ कंबाइन हो जाते हैं, बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ तभी बढ़ पाएंगे जब यहां पर रिवर्स बायस लगाया जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायसिंग होगी तभी आगे एंड जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा और इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव एंड अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ चल पाएंगे और इलेक्ट्रॉन की चलने की वजह से करंट ऊपर की तरफ बनेगी। तो यहां पर जब एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव, इसे कहते हैं एक्टिव जोन, एक्टिव जोन कहा जाता है, इसे एक्टिव रीजन कहा जाता है। इसका हम कट ऑफ में भी काम करता है, सैचुरेशन में भी काम करता है, उनके बारे में हम लोग बात नहीं करते, सिलेबस में नहीं है। इनके बारे में हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि ये एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। तो यहां पर इन बैटरी की पोलैरिटी, ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स बायस में काम करता है, तो इससे जो बेस करंट बनेगी, ये दोनों करंट यहां से जा रही, तो इसे लिख सकते हैं IB प्लस IC। आने वाली करंट कौन है, तो वो है IE। तो इस तरह से हम फार्मूला लिख सकते हैं कि बेस करंट और कलेक्टर करंट की जो वैल्यू होगी वो एमीटर करंट के बराबर आएगी। आगे हम लोग यहां से बात करें कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि कैसे होती है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम लोग अभी जानते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाएगा। तो अब की बार इसे फॉरवर्ड बायस में रखना है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव बनेगा, यहां पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव बनेगा। सबसे पहले काम ये देखेंगे कि यहां पर बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या है, तो बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होंगे, पी क्षेत्र है, कोटर होंगे, यहां चलना शुरू करेंगे, एन क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके साथ कंबाइन होंगे, जो बचेंगे वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ तभी बढ़ पाएंगे जब यहां पर हमारे पास कैसा टर्मिनल बने, माइनस। तो देखो यहां पर माइनस टर्मिनल बनाया गया, तो ये माइनस टर्मिनल बनाने से क्या होगा, पी को माइनस के साथ जोड़ा, ऑफ कोर्स ये वाला जो यहां पर हमारे पास डायोड बनेगा, ये पीएन या एनपी डायोड जो बनेगा वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। लेकिन रिवर्स बायस में जाने की वजह से जो मैक्सिमम कोटर बनेंगे वो क्या होंगे, इसमें चल पाएंगे। तो मैक्सिमम कोटर अगर इसके अंदर गतिमान होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की वजह, मतलब कोटरों की वजह से करंट बनेगी। तो यहां पर कलेक्टर करंट इस बार बाहर निकल के आएगी
और अगर ये करंट बाहर निकल के आएगी तो इसकी वजह से हम यहां से कह सकते हैं कि ये वैल्यू और आने वाली ये वैल्यू, तो ये आ रही है, ये भी आ रही है और दोनों मिल करके इधर जा रही हैं, तो यहां से भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर ये जो एमीटर करंट है, यहां बेस करंट है, यहां कलेक्टर करंट है, तो भी यहां से लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग? IE बराबर में क्या लिख सकते हैं? IB प्लस IC, ये भी लिख सकते हैं यहां से। तो इन जनरली हमारे पास फार्मूले काम करते हैं, ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है ये भी हम लोगों ने बात किया, और यहां पर एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम कर सकता है, उसका एक्शन क्या होता है उसके बारे में भी बात की गई, और ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण किया गया और क्या होता है ट्रांजिस्टर, इसके बारे में भी बात की गई। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में कैसे काम करता है। बोर्ड का फिर से इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर आता है, इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन बोर्ड यहां से सवाल फिर पूछता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम प्रवर्धक के रूप में कैसे काम में लेते हैं। तो इन जनरल जो उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक होता है, ठीक है, एक होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक और एक होता है उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक। तो इनके बारे में अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो अपने सिलेबस में सिर्फ है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के बारे में। अब क्या होता है प्रवर्धक, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एम्पलीफायर होते क्या है। तो एम्पलीफायर क्या करते हैं कि वहां पर इनपुट वोल्टेज, यहां पर आउटपुट वोल्टेज है। परिपथ को बाद में समझते, पहले देखते हैं कि एम्पलीफायर क्या होते हैं, प्रवर्धक क्या होते हैं। तो प्रवर्धक जो वोल्टेज, करंट, पावर इन सबको बढ़ा देते हैं उनको हम कहते हैं प्रवर्धक। अब बात की जाती है कि ये प्रवर्धक बढ़ा तो देंगे, यहां पर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रहती है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर ये काम करते हैं। तो अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, इनको बढ़ा देते हैं ये, तो अब ये हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में, मतलब वोल्टेज को, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो उपयोग किया जाता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो वोल्टेज तो ट्रांसफार्मर भी बढ़ाता था, लेकिन ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं देखा गया कि करंट के साथ वोल्टेज भी बढ़ रहा है, पावर भी बढ़ रही है। वो वोल्टेज बढ़ाता था तो करंट को कम कर देता था, या करंट को बढ़ाता है तो वोल्टेज को कम कर देता है। यहां पर करंट और वोल्टेज दोनों बनते हैं, तो यहां पर हमें एक डीसी सप्लाई प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो बाहर से अगर हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तभी उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा निकल के आता है। तो परिपथ को समझते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने एक इनपुट दिया है, यहां पर ये रेजिस्टेंस लगा है, VBE लगा है, इसको हम फॉरवर्ड बायस में लेकर के जाना चाहते हैं, इसकी वजह से यहां पर ये टर्मिनल जोड़ा गया है, ये बैटरी लगी हुई। अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि क्या ये बन के आ रहा है, तो यहां पर मिली एम्पियर की करंट फ्लो करती है, यहां पर करंट बाहर निकल रही है, एमीटर करंट बाहर निकल रही, तो ये कैसा ट्रांजिस्टर होगा, तो ट्रांजिस्टर हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एन, ये पी, ये एन, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इसे देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, ये बढ़ाता कैसे है, तो यहां से सर्किट तो आगे की तरफ जाएगा, मतलब जो पल्स होंगी एसी की वो यहां से तो अंदर की तरफ बढ़ेंगी। अब यहां पर एक बैटरी जोड़ी जाती है, ये बैटरी होती है जो इसमें एडिशनल पावर ऐड करती है। जो भी यहां पर इनपुट हम देंगे वो इनपुट क्या होता है, यहां से और बूस्टअप हो जाता है, काफी बूस्ट हो जाता है। ये क्या करती है, कुछ वैल्यू और ऐड कर देती है उसके अंदर, जिसकी वजह से जो हमारे पास सिग्नल होता है वो एम्पलीट्यूड बढ़ करके मिलता है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ा करके अगर हमें चाहिए होता है तो हम प्रवर्धक का उपयोग करते हैं, एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। एम्पलीफायर का जो सिंपल सर्किट बना था एमीटर उत्सर्जक के लिए, वो इस तरह से बनाया जाता है, और चाहें तो हम इसको पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए भी बना सकते हैं। प्रवर्धक क्या होते हैं, वोल्टेज, करंट या पावर को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर बढ़ा देते हैं, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं। सर्किट जब एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की तरह काम करता है तो ये दिया गया है, और बात किया जाए कि उभयनिष्ठ प्रवर्धक के रूप में पीएनपी जब काम करता है तो उसका सर्किट ये दिया गया है। इसमें ये देख सकते हैं कि जो यहां पर कलेक्टर एमीटर करंट है वो एमीटर करंट इसके अंदर एंटर कर रही है। यहां पर भी हम लोगों ने बैटरी यूज कर रखी है। याद यहां पर ये रखना है कि जो ये प्रवर्धक काम करता है इसकी एनर्जी जो ये सप्लाई करता है उसमें एडिशनल एनर्जी ऐड करता है, उसके लिए हमें डीसी सोर्स चाहिए होता है, डीसी सोर्स चाहिए होता है। तो वोल्टेज, करंट और पावर की जब वैल्यू बढ़ानी होती तो हमें एडिशनल वैल्यू देनी, मतलब एडिशनल बैटरी की सप्लाई देनी पड़ती, जो कि डीसी सोर्स से हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, यहां पर पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे प्रवर्धक की तरह काम करता है उसका सिंपल सर्किट ये दिया गया है। यहां से पल्स आकर के इसके अंदर एंटर करेंगी, यहां पर एमीटर करंट अंदर जा रही है, यहां पर जो ये वोल्टेज दिया गया है या इसके सिरों पर हमें वोल्टेज बाहर लेना है यहां दोनों एंड पर, तो यहां पर बैटरी जोड़ी जाती है एडिशनल पावर ऐड करने के लिए। तो यही बैटरी एडिशनल पावर ऐड करती है इसके अंदर। ठीक है, याद रखेंगे कि समझ में आया होगा।
तो एडिशनल डीसी सप्लाई जोड़ करके हम जो भी इनपुट दे रहे होते हैं, इनपुट वोल्टेज दे रहे होते हैं, उसमें कुछ क्या होता है, एडिशनल पावर ऐड हो जाती है। एडिशनल पावर ऐड होने की वजह से उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो प्रवर्धक का काम होता है एम्पलीट्यूड बढ़ा देना, लेकिन ये काम ट्रांसफार्मर भी कर रहा था, लेकिन वो प्रवर्धक की तरह काम नहीं करता था, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाता था तो करंट को डिक्रीज कर देता था या पावर को घटा देता था, जिसकी वजह से हम उसे एम्पलीफायर नहीं कह सकते थे। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वहां भी थी, यहां भी है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा, उसके आयाम बढ़ गए। यहां पर देखो इसका आयाम ज्यादा है, यहां पर जो इनपुट दिया जा रहा है उसका आयाम कम है, तो वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। तो यहां पर इनपुट सप्लाई दी जाती है, यहां पर यह ट्रांजिस्टर हम लोगों ने जोड़ रखा है, करंट इसके अंदर एंटर कर रही है, तो ये क्या बन जाएगा, पीएनपी बन जाएगा। और पीएनपी ट्रांजिस्टर से जो सिग्नल आगे की तरफ पास होंगे तो यहां पर एक बैटरी जोड़ी जाती है। हम जानते हैं बैटरी क्या करती है, एडिशनल पावर सप्लाई देती है जो भी सिग्नल जा रहा होता है। तो अगर ये एडिशनल पावर सप्लाई देगी तो इसके जो आयाम होते हैं, आयाम बढ़ जाते हैं। आयाम बढ़ने की वजह से हम कहते हैं यहां पर एम्प्लीफिकेशन हो गया वोल्टेज या करंट का। इसी क्रिया को कहते हैं प्रवर्धन। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने या कम करने की जो क्रिया होती है ट्रांजिस्टर के थ्रू उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में, इसी को कहा जाता है एम्प्लीफिकेशन, प्रवर्धन। आगे हम लोग बात करते हैं कि दोलित्र के रूप में कैसे काम करता है ट्रांजिस्टर। तो दोलित्र के रूप में इस तरह से इसे देख सकते हैं। सबसे पहले सर्किट को समझते हैं। सर्किट में हम लोगों को यह पता है, एलसी दोलन हम लोगों ने पढ़ा था, किसी संधारित्र को अगर किसी प्रेरकत्व के सिरों पर लगा दिया जाए तो उसमें ऊर्जा के सिरों, ऊर्जा अगर होती संधारित्र में तो ऊर्जा के दोलन होते हैं। तो यहां पर क्या है, एक कैपेसिटर को जोड़ा गया है इसके साथ। इस दोलित्र का उपयोग करते क्यों है, तो अगर लाइट की सप्लाई जैसे घरों में चली जाती है तो इन्वर्टर या यूपीएस क्या होता है, वो सप्लाई प्रोवाइड कराता है। वो सप्लाई कहां से प्रोवाइड होती, इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। वहां पर बैटरी लगी होती है, बैटरी क्या काम करती है और वो सप्लाई कांस्टेंट हमें कैसे मिल पाती है, उनके बारे में बात करते हैं। तो यूपीएस या इन्वर्टर में इसका यूज किया जाता है, दोलित्र का बेसिकली यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहां जो कैपेसिटर लगा हुआ वेरिएबल कैपेसिटी रखता है। यहां पर जो दोलन हो रहे होंगे हम जानते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी जा सकती है f2π√LC। L बदलेगा तो यहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी। तो इसके बदलने की वजह से फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से यहां पर करंट बनेगा, एमीटर करंट बनेगी, एमीटर करंट यहां आगे बढ़ेगी। अब हम लोगों को पता है यहां पर ये जो रॉड इसके अंदर डाली जाती है वो सॉफ्ट आयरन रॉड होती है। इसका काम ये होता है चुंबकत्व को बढ़ाना, चुंबकत्व बढ़ा देना। अब अगर हम लोग देखें यहां से कि जो ये वेरिएबल कैपेसिटर लगा है इसको कम या ज्यादा करके यहां पर हम वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर जो इंडक्शन हो रहा होगा उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर जो करंट बनेगी वो करंट यहां पर आगे जाएगी। अब ये करंट करती क्या है, तो ये करंट इसके अंदर एक ऐसा वोल्टेज बनाती है जो इसे सपोर्ट करता है। तो इसीलिए कहते हैं इसे फीडबैक सर्किट। और फीडबैक में कैसा होता है, तो पॉजिटिव फीडबैक होता है। पॉजिटिव नेगेटिव हमारे सिलेबस में नहीं, बस ये है कि फीडबैक सर्किट क्या होता है। तो फीडबैक सर्किट ये हो गया। अब यहां से जो करंट बनती है लोड के क्रॉस जाती है और फिर हमें आउटपुट में मिल जाता है ऐसा V0 बराबर IE इंटू RA मिल जाता है। ये आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें। लेकिन बात आता है कि यहां पर जो ऑसिलेशन शुरू हो रहे हैं, ऊर्जा के जो दोलन शुरू होंगे जिसकी वजह से लाइट के जाने के बाद भी हमें सप्लाई मिलती है, वो कैसे मिलती है। तो अभी ये बात रह गई कि यहां पर एनर्जी सप्लाई कौन करता है। तो एनर्जी सप्लाई के लिए ये बैटरी हम लोगों ने लगाई है। ये बैटरी क्या काम करती है, इस बैटरी का काम ये होता है कि इनके बीच में दोलन स्टार्ट कर देना। जैसे जो बैटरी यूज की जाती है इन्वर्टर के साथ या यूपीएस के साथ में, वो क्या होता है कि ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो यहां पर दोलन स्टार्ट करवाने कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में, वो ये बैटरी प्रोवाइड कराती है। इस बैटरी की सहायता से यहां पर दोलन शुरू कराया जाते हैं। और एक बार दोलन शुरू हो जाएंगे तो फीडबैक सर्किट क्या करेगा, कांस्टेंट करंट की सप्लाई लोड के अक्रॉस देने लगता है। तो लाइट के चले जाने के बाद भी सर्किट में करंट फ्लो करती है। तो ये दोलित्र के रूप में ट्रांजिस्टर काम करता है। दोलित्र के रूप में क्यों, क्योंकि यहां पर एनर्जी ऑसिलेट करती है, एनर्जी दोलन करती है और इसकी सहायता से हमें आउटपुट में सिग्नल मिलता रहता है या आउटपुट में वोल्टेज मिलता रहता है किसी लोड के अक्रॉस। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर इस तरह लोड दोलित्र के रूप में काम करता है। यहां पर हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ प्रवर्धक के रूप में कैसे काम करता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर देख लिया, एनपीएन ट्रांजिस्टर देख लिया, यहां ट्रांजिस्टर की कार्यविधि देखी और उसका एक्शन भी देखा, संधि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी बात की गई। अब हम लोग बढ़ते हैं और लॉजिक गेट के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट क्या होते हैं। तो एनालॉग सर्किट वो सर्किट होते हैं जिसमें वोल्टेज या करंट हमें कांस्टेंट मिलता रहता है, जैसे इस तरह से, कुछ इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से हमें कांस्टेंट मिलता रहे या फिर हमें इस तरह से मिलता रहे।
कांस्टेंट वोल्टेज हमें मिलता रहे, टाइम के साथ वैरी करता हुआ वोल्टेज या करंट मिलती रहे। लेकिन डिजिटल परिपथ ऐसे परिपथ नहीं होते। इनमें क्या होता है, इनमें 2 डिजिट काम में लिए जाते हैं, 0 या फिर 1 काम में लेते हैं। 0 काम में लिया जाता है ऑफ के लिए या फिर लो वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज के लिए इसका यूज करते हैं हम, या फिर इसका यूज किया जाता है ओपन स्विच के लिए। ओपन स्विच के लिए इसका उपयोग करते हैं, खुले कुंजी की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1 कब आता है, 1 का मतलब होता है ऑन, या फिर इसे हम कहते हैं हाई वोल्टेज के लिए इसका यूज करते हैं, हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। और यहां पर इसे हम कहते हैं कि ये काम कर रहा होगा, ओपन सर्किट है, ये क्लोज्ड सर्किट की तरह काम करेगा, क्लोज्ड स्विच होगा। यहां पर स्विच जो होगा वो क्लोज्ड रहेगा। तो यहां पर जो सिग्नल चलते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, सतत नहीं होते, लेकिन यहां जो सिग्नल चल रहे हैं वो सतत होते हैं। तो समय के साथ परिवर्ती सिग्नल हो जो सतत रूप में चलते हैं उनको एनालॉग कहते हैं, जो डिस्क्रीट ऑर्डर में चलते हैं उनको हम कहते हैं डिजिटल परिपथ। इन डिजिटल परिपथ के बारे में अगर बात किया जाए तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होते हैं, जैसे किसी लॉजिक गेट के अंदर कुछ इनपुट दिया जाता है, आउटपुट मिलता है, उनके बीच में क्या होता है, तर्क संगत कोई ना कोई संबंध होता है, मतलब उनके बीच में कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इनपुट और आउटपुट मिलते हैं। बुलियन व्यंजक, जॉर्ज बुल ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम डिजिटल सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं तो डिजिटल सर्किट को बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है अगर उनके हम बुलियन व्यंजक अलग अलग बना लें। जैसे वे व्यंजक या समीकरण जिनके जो किसी लॉजिक गेट के निवेशित तथा निर्गत सिग्नलों के बीच में तार्किक संबंध रखते हैं। लॉजिक गेट क्या रखता है, तार्किक संबंध बताता है, और तार्किक संबंध को निरूपित करने का जो तरीका होता है वो बुलियन व्यंजक या बुलियन समीकरण लिखी जाती है। इन तरीकों के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला होता है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जब हम एंड ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उस समय पर इसे लिखा जाता है, जैसे 2 हैं, 2 इनपुट दिए गए तो ए डॉट बी से लिखा जाता है, ठीक है। तो ए डॉट बी लिखा जाता है, आउटपुट में मान लेते हैं वाई मिल रहा है, तो इसे कहते हैं ए एंड बी। इसे पढ़ा क्या जाता है, ए एंड बी, ए एंड बी पढ़ा जाता है। और ऑपरेशन के बारे में बात करें तो यहां होता है ए प्लस बी, और इसे हम वाई के बराबर लिख लेते हैं, किसी वाई के बराबर लिख देते हैं। एक होता है नॉट ऑपरेशन, तो वाई जो होता है ए इनपुट है तो इसके ऊपर हम बार लगा के लिखते हैं वाई नॉट इक्वल ए, या फिर लिखा जाता है वाई ए बार, ठीक है। या वाई ए नॉट भी पढ़ा जाता है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वाई नॉट इक्वल ए, या फिर वाई इज इक्वल टू ए नॉट, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये 3 तरह के बुलियन ऑपरेशन होते हैं। आगे बात करते हैं कि गेट क्या होता है, मतलब और गेट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं, देखते हैं कि और गेट क्या होता है। तो आर गेट का सबसे पहले हम प्रतीक देखें तो कैसा दिखता है हमें, तो प्रतीक कुछ इस तरह से दिखता है परिपथ के अंदर, इस तरह से हम इसे बनाते हैं। यहां पर इनपुट ए और बी अगर लिखे जाते हैं तो यहां वाई लिखा जाता है, वाई बराबर ए प्लस बी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बुलियन व्यंजक कहते हैं। इसका और गेट का बुलियन व्यंजक कहा जाता है, बुलियन व्यंजक है ये, ठीक है। तो प्रतीक हो गया, बुलियन व्यंजक हो गया। अब अगर सभी को साथ में लेकर सत्यता सारणी बनाई जाए, सत्यता सारणी, तो ए व बी के संभव मानों के साथ y का जो मान मिलेगा वो सत्यता सारणी होगा। तो a हो गया, b हो गया, यहां पर हम y लिखेंगे। इनके जितने भी पॉसिबल इनपुट हैं उनको सबको भर दिया जाए यहां पर। तो सबको अगर हम भरेंगे तो यहां 0 0 1 0 0 1, यहां पर 1 1 ये सब आएगा। आउटपुट में क्या मिलेगा तो उसके लिए सबसे पहले यहां देख लेते हैं। 0 प्लस 0 बराबर 0 होता है, 1 प्लस 0 बराबर 1, 0 प्लस 1 बराबर यहां 1 आता है, और 1 प्लस 1 बराबर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। अब अगर यहां से लिखें तो देखो ये बनेगा 0, ये 1, यहां 0 प्लस 1 1 बनेगा, 1 बनेगा, तो ये हो गई इसकी सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी हो गई। इसका परिपथ कैसे बनाया जाता है, तो इसका परिपथ बनाया जाता है 2 स्विच जोड़ो। यहां पर ऐसे बनाना चाहें, एक स्विच ऐसा हो गया और दूसरा स्विच यहां पर ऐसा जोड़ दिया गया, ठीक है। दोनों स्विच जोड़ दिए गए, और फिर यहां पर एक बैटरी जोड़ दी गई, और यहां पर एक बल्ब जोड़ दिया गया, ये बल्ब जोड़ दिया गया। अब दोनों स्विच में से, जैसे ये ए है हमारे पास, मान लेते हैं स्विच बी है, दोनों स्विच में से कोई भी एक स्विच बंद होगा, यहां पर बल्ब जलेगा, मतलब ऑन होगा। तो देखो ऐसा आ रहा है, ठीक है। दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये तो हो गया इसका सर्किट। इस सर्किट के बारे में इसका तरंग रूप बनाया जाता है, तो इसका तरंग रूप बना सकते हैं, कुछ इस तरह से बनाया जाता है, कुछ इस तरह से। ये हो गया ए, बी हो गया, ये वाई हो गया। ए 0 है, यहां तक ए 0 है, अलग कलर से बनाते हैं हम लोग। यहां से यहां तक ए 0 है, बी 0 है, तो वाई 0 मिल रहा है। फिर जैसे ही
ए 1 हो गया, ए जैसे ही 1 हुआ बी 0 है तो आउटपुट में हमें 1 मिल रहा है। फिर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, आउटपुट में हमें 1 मिल रहा है अभी भी। और जब दोनों को 1 कर दिया गया, दोनों को 1 कर दिया गया तो आउटपुट में 1 मिल रहा है। ये इसका तरंग रूप बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंड गेट क्या होता है। तो एंड गेट का जो प्रतीक दिखाया जाता है, प्रतीक वो कैसे काम करता है। तो एंड गेट का प्रतीक कुछ इस तरह से होता है, डी जैसा दिखाया जाता है। ये ऐसा डी हो गया, यहां पर इनपुट ए हो गए, यहां पर इनपुट बी होता है, ये वाई होता है। वाई की जो वैल्यू लिखी जाती है ए डॉट बी से लिखी जाती है। ये इसका बुलियन व्यंजक हो गया। अगर बात किया जाए इसकी सत्यता सारणी की, सत्यता सारणी, तो इसकी सत्यता सारणी कैसे बनाई जाती है। तो यहां ए लिख दिया जाए, यहां बी लिख दिया जाए, यहां वाई लिख दिया जाए। डॉट के लिए नियम पढ़ लेते हैं हम लोग। नियम क्या है, 0 गुणा 0 बराबर 0 होता है, 1 गुणा 0 बराबर में क्या होता है 0, और 0 गुणा 1 बराबर में क्या होता है, तो ये वैल्यू निकल के आती है 0। 1 गुणा 1 बराबर में क्या होता है, तो ये 1 निकल के आता है। डॉट के लिए नियम काम करेगा, तो 0 1 या फिर 0 0 लिखो, 0 0 1 0 0 1, यहां 1 1 लिख दिया जाए तो क्या मिलेगा आउटपुट में। यहां देखो 0 0 0 मिलेगा, ये भी 0, ये भी 0, 1 मिलेगा ऐसा। तो ये हो गई इसकी सत्यता सारणी। इसका सर्किट कैसे बनाया जाता है, तो 2 स्विच लगा देते हैं। एक स्विच ऐसा लगा दिया गया, दूसरा स्विच ऐसा लगा दिया गया, साथ में यहां पर एक बैटरी लगा दी गई और यहां पर एक बल्ब लगा दिया गया। ये ऐसा बल्ब है। तो ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी। जब तक दोनों एक साथ बंद नहीं होंगे तब तक परिपथ में धारा नहीं बनेगी, मतलब बल्ब नहीं जलेगा। तो ये बन गया ऐसा। इनका तरंग रूप बनाया जाए तो तरंग रूप कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो ऐसा बनाया जा सकता है तरंग रूप। यहां ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाई हो गया। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहले तो यहां से देख सकते हैं 0 0 है, तो यहां से यहां तक ये 0 है, यहां से यहां तक 0 है तो 0 मिलेगा। एक यहां 1 हो जा रहा, दूसरा 0 है तो ये 0 ही मिलेगा। दूसरा 1 हो जा रहा है, पहला 0 ही है तो ये 0 ही मिलेगा। जब दोनों हमारे पास आगे 1 1 मिलेंगे तब जाकर के हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नॉट गेट के बारे में बात करते हैं। तो नॉट गेट का जो प्रतीक होता है वो कैसे बनाया जाता है, ये ऐसा बनाया जाता है, त्रिभुज जैसा। यहां पर कुछ ऐसा बनाया जाता है, ऐसा। यहां पर हमारे पास ए इनपुट दिया जाता है और यहां पर हमें वाई आउटपुट मिलता है। वाई को लिखा जाता है नॉट इक्वल ए। अभी हम लोगों ने देखा कि जो ए होता है अगर 0 के ऊपर बार लगाया जाए तो ये 1 मिलता है, 1 के ऊपर बार लगाया जाए तो 0 मिलता है। ये ऑपरेशन चलता है। अगर इसकी सत्यता सारणी के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे बनती है। यहां पर हम ए लिखेंगे, यहां वाई लिखेंगे तो क्या बनाएंगे, 0 होगा तो 1 मिलेगा, 1 होगा तो 0 मिलेगा। ये इसकी सत्यता सारणी हो गई। ये सत्यता सारणी है इसकी। अगर इस सत्यता सारणी को आगे देखें कि वेव फॉर्म कब बनेगा, तो वेव फॉर्म बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ये 0 है, यहां पर यहां से यहां तक ये 0 है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर यहां पर जब ये 1 होगा तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा, ये वैल्यू 0 निकल के आएगी। तो ये हो गया वेव फॉर्म, तरंग रूप हो गया। इसका सर्किट कैसे बनाया जाता है, तो सर्किट इस तरह से बनाया जाता है, ऐसा। यहां पर एक कम प्रतिरोध जोड़ा जाता है और यहां पर एक बल्ब जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। यहां पर एक स्विच होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। यहां एक स्विच होता है, यहां बल्ब जोड़ा गया है, यहां पर लो रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। तो जब परिपथ में ये खुली रहेगी कुंजी तब तो बल्ब में धारा जाएगी, जैसे बंद होगा तो कम प्रतिरोध होने की वजह से अधिकतम धारा इसी से पास हो जाएगी, बल्ब में कोई धारा नहीं जाएगी तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये नॉट गेट हो गया। अब बात किया जाए इनके कॉम्बिनेशन के बारे में कि नॉर गेट क्या होता है। तो नॉर गेट को ऐसे बना सकते हैं, पहले और गेट बना देते हैं। और गेट ऐसा बनता है, ये हो गए इसके इनपुट ए और बी, और उसके बाद में क्या होता है, जो भी निकल के आ रहा हो इसको किससे पास कर दिया जाए, नॉट से पास कर दिया जाए। या फिर इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है परिपथ के अंदर, यहां पर यही नॉट लगाकर दिखा सकते हैं। तो प्रतीक 2 तरह से लिखा जाता है, चाहे जैसे बना लें। तो यहां जो y मिलेगा तो और क्या करता है, जोड़ देता है ना, तो ये क्या करेगा, उन पर बार लगा देगा। तो y बराबर क्या मिलेगा, a प्लस बी नॉट मिल जाएगा ऐसा। अब अगर हम लिखना चाहते हैं सत्यता सारणी तो देखो a मिलेगा, b मिलेगा। यहां पर मान लेते हैं कि हमें y मिल रहा, y डैश मिल रहा है, ये y डैश मिल रहा और फाइनली हमें y मिल रहा है। पॉसिबल इनपुट जितने भी हैं सब दे दिए जाएं। तो पॉसिबल इनपुट अगर दिए जाएंगे तो क्या होते हैं, 0 0 1 0 0 1 1 1 ऐसा होगा। अब अगर हम y के मान लिखें तो देखो पहले और से निकल रहा है, बाद वाला वो y हम बाद में लिखेंगे, y डैश पहले लिखते हैं। और ऑपरेशन करना है तो 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 1 ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा। यहां पर ये 1 बनाएगा क्योंकि नॉट से अब जा रहा है, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से काम करता है हमारे पास ये नॉर गेट। इस तरह से हम बना सकते हैं इसे। इसकी तरंग बनानी चाहे तो बना सकते हैं, हम लोग वो डिटेल नहीं जाना चाहते।
नैंड गेट के बारे में है कि नैंड गेट का प्रतीक कैसे बनाया जाता है। तो नैंड गेट का प्रतीक कुछ इस तरह से बनाया जाता है। एंड बना दो सबसे पहले, अभी नैंड हम लोगों ने बनाना सीखा ऐसा, इसके आगे एक नॉट गेट बना दो। ये इनपुट यहां से दे दिए जाए ए और बी, तो यहां पर हमारे पास y डैश मिलेगा, यहां y मिलेगा। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो a डॉट बी होता है एंड का, तो a डॉट बी मिलेगा, इसके ऊपर नॉट लग जाएगा। यहां पर y जो मिलेगा हमारे पास y डैश क्या मिलेगा, a डॉट बी मिलेगा। सिंपल, अगर सत्यता सारणी इसकी बनाई जाए ए बी y डैश इंटू y डैश और y के साथ में अगर इसे हम बनाएं तो क्या मिलेगा हमें, ये बन जाएगा 0 0, ये 1 0 बनेगा, 0 1 बनेगा, 1 1 बनेगा लास्ट में। और इसमें हम y डैश के मान लिखें तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमें एंड ऑपरेशन करना है। तो एंड ऑपरेशन करेंगे तो देखो 0 0 0 रहेगा, 1 0 0 रहेगा, 0 1 0 रहेगा और 1 1 1 रहेगा। ये तो एंड ऑपरेशन हो गया। नॉट करेंगे तो देखो ये 0 है तो 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1, ये 0 बन जाएगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये नैंड गेट हो गया। अगर नैंड गेट के बारे में बात किया जाए, इसका दूसरा परिपथ कैसे बनाया जाता है, तो डायरेक्ट परिपथ में इस तरह से हम बना सकते हैं। इसे एंड में ही नॉट को जोड़ दिया जाए इस तरह से, तो ये हमारे पास नैंड गेट का काम करेगा। ये नैंड गेट, तो नैंड गेट का इसका इस तरह से प्रतीक बना सकते हैं, उस तरह से भी प्रतीक बनाया जा सकता है। एक्सॉर गेट ये है नहीं सिलेबस में, लेकिन लास्ट है तो पढ़ लेते हैं। एक्सॉर गेट बनाया कैसे जाता है, तो एक्सॉर गेट इस तरह से बनाते हैं हम लोग। ये होता है कुछ इस तरह का एक्सॉर गेट होता है। यहां ए होता है, यहां बी होता है, आउटपुट में वाई मिलता है। इसे लिखते हैं ए बार बी प्लस बी, या फिर कह सकते हैं ए बी बार, ऐसा बनाया जाता है परिपथ के अंदर। इसे ये होता है इसका प्रतीक, और ये इस तरह से बुलियन व्यंजक लिखा जाता है। सत्यता सारणी अगर इसकी देखना चाहे तो देख सकते हैं। क्या सत्यता सारणी होगी, यहां पर ए होगा, यहां बी होगा और यहां पर हमारे पास वाई निकल के आएगा। क्या होगा 1 0, एक मिनट, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। सत्यता सारणी क्या बनेगी इसकी, तो देखो 0 0 1 0 0 1 1 1 ऐसा होता है। अब अगर हम लोग आउटपुट देखें कितना मिलेगा, तो यहां सबसे पहले क्या करना है, 0 और 0 डालना है। तो 0 डालेंगे, यहां 1 बनेगा। एक मिनट, अगर यहां पर हम लोग 0 एंटर करेंगे, इसके अंदर 0 एंटर करेंगे तो ये 1 देगा, और ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा। और यहां पर a की वैल्यू हमारे पास 0 है और b की वैल्यू 0 है, तो ये 1 मिल जाएगी, ऐसा हमारे पास मिलेगा। तो ओवरऑल वैल्यू हमें 0 मिलेगी, 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद में हम यहां से देख सकते हैं कि जब दूसरी वैल्यू पुट की जाएगी इसके अंदर, दूसरी वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे a की जगह, तो अगर 1 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, b 0 है यहां पर तो ये 0 रहेगा। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो वो हमारे पास 1 हो जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास 1 निकल के आएगी। ठीक है, तो 1 मिल गया। फिर उसी तरह से 0 और 1 के बारे में बात करें, तो 0 और 1 के बारे में जब बात करेंगे तो क्या होगा, 0 एंटर करेंगे तो ये 1 मिल जाएगा, b की वैल्यू 1 है ही इस बार, प्लस a की वैल्यू अगर हम एंटर करें तो a की वैल्यू 0 है हमारे पास, तो 0 रहेगा। इनटू में b की वैल्यू 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 मिलेगा हमें, तो 1 लिख देंगे। 1 1 एंटर कराएंगे, तो 1 1 एंटर कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, यहां से देख सकते हैं कि ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, तो ये बन जाएगा 1, तो ये बनेगा 0, यहां 1 है, यहां पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1, और यहां पर ये 0 बनेगा, मतलब ओवरऑल वैल्यू हमें फिर से 0 मिलेगी, तो ये 0 मिल जाएगा। तो ये एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल हो गया, प्रतीक हो गया। यहां पर हम लोगों ने बाकी की गेटों के बारे में पढ़ा। अगर पेपर में कोई परिपथ आता है, बना बनाया गेट आता है, उसकी सत्यता सारणी बनानी, तो बनाना आसान रहता है। फिर हमें बुलियन व्यंजक देखने होते हैं कि बुलियन ऑपरेशन कौन सा हो रहा है। यहां पर बुलियन ऑपरेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया कि एंड ऑपरेशन कैसे होता है, और ऑपरेशन कैसे होता है, नॉट का ऑपरेशन कैसे होता है। तो ये कंप्लीट था सेमीकंडक्टर और उनके डिवाइस के बारे में, और हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया। तो ये कंप्लीट था अर्धचालक के बारे में, जो पेपर में यूपी बोर्ड में 8 नंबर में पूछा जाता है, जिसका रिवीजन हम लोगों ने किया। इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम पर, तो जाकर के नोट्स देख भी सकते हैं, और इस थियरी का रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो बोर्ड के स्टूडेंट जिनका ये अभी हाल ही में बोर्ड है, वो इस सीरीज को कंप्लीट तैयार करके जाएं, देख करके जाएं, जिससे पेपर में उन्हें बहुत मदद मिलेगी और नंबर भी अच्छे आएंगे, क्योंकि यहां पर सारी थियरी को हम लोगों ने कवर किया है। जिन स्टूडेंट का इस बार बोर्ड है वो इससे काफी मदद ले सकते हैं अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। जिनका बोर्ड है इस बार, वो इस सीरीज को कंप्लीट कवर करके जाएं, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने थ्योरी के साथ में आंकिक प्रश्न भी सॉल्व किए हैं, और कुछ जो फार्मूले निकल के आए हैं उनका डेरिवेशन भी किया है। तो ये कंप्लीट फिजिक्स थी 1 शॉट के फॉर्म में, सुपरफास्ट सीरीज के लिए हम लोगों ने डिजाइन की थी, जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई। जिन लोगों का एग्जाम है उन लोगों के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।